स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और आज आप कह सकते हैं कमाई अगर किसी ने की है तो वो शॉर्ट करके ही की है। हालांकि पता नहीं कितने लोगों को मौका मिला होगा क्योंकि आज खुले ही हम कमजोर और जैसे जैसे दिन चढ़ा है बिकवाली बस मैग्नीफाई होती दिखाई दे रही है, बढ़ ही रही है। निफ्टी आपके लिए सामने है, 500 पॉइंट का नुकसान इधर। सुबह में हम चर्चा कर रहे थे 25,500 एक अहम स्तर है, 20 डीएमए उसके नीचे फिसले तो हालत बिगड़ेगी और वही बिगड़ी हुई हालत आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी बैंक देखिए 52,000 का साथ हम तोड़ चुके हैं, पीछे छोड़ चुके हैं और अब हम 51,790 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप सभी में गिरावट और काफ़ी दिनों बाद ऐसी स्थिति है कि सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स चारों में 2-2% के कट्स। एकदम विपरीत कंडीशन है तेजी और मंदी वाले शेयरों के बीच। हालत काफी नासाज इस मार्केट की। सुबह में 1:2.5 का रेशियो था, इस समय नियरली 1:5 के रेशियो पर हम पहुंच चुके हैं। ये हालात हैं बाजार के। मेरे साथ वीरू हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। सुबह में आपने एक लेवल का जिक्र किया था और उसके तो हम काफी नीचे खिसक गए हैं। अब बताइए, जो इंडिया विक्स उबल कर नियरली 14% ऊपर आ चुका है, दूसरा निफ्टी लगातार स्लाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगला पड़ाव क्या होगा? कहीं पर थम सकती है क्या ये गिरावट? हर्षदा, आज सुबह कंप्लीटली सनराइज की बात थी, लेकिन आपने जो कुछ देर पहले बात कही ना, वो सही थी कि एक हद तक गिरने के बाद कौन शॉर्ट करेगा। लेकिन 8 बजे के आउटलुक में मैंने एक बात क्लियरली कही थी आपके साथ, आशीष के साथ, कि द मोमेंट यू विल ब्रीच सेकेंड बेस ऑफ द सीरीज 25,500 एक लेवल नोट करके रखिएगा, वो ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। कुछ देर में वो आपको बाइट सुना दूंगा। हिस्टोरिकली ये प्रूव हो चुका है कि एक देखिए, उसको छोड़ दीजिए, लेवल्स मत लिखाइएगा, कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 2550, जैसे ही 25,500 टूटेगा एक लेवल आएगा, वो है 25,231 इंट्राडे में ही। आज तक आज का अभी का लो है 25,231 ही, और वो एक मैंने टाइम फ्रेम पे कैलकुलेट किया था, अभी तक का 231 लो है। देखिए, अगर आपने ट्यूसडे के कमेंट्री पे शॉर्ट किया या फिर आज भी शॉर्ट किया या फिर आपने पुल बैक पे शॉर्ट किया, एक बार के लिए अब अपनी शॉर्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चाहे आपको अब यहाँ से लॉस हो इंट्राडे में या फिर आपका M2M प्रॉफिट जो है या फिर इंट्राडे प्रॉफिट घट जाए, अब इस प्राइस पर मैं अपना वो सुबह के आउटलुक के मुताबिक 25,231 पे कंप्लीटली अपना शॉर्ट जो है वो कवर करूंगा, कंप्लीटली शॉर्ट कवर करूंगा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। मुझे मालूम है जो मैं टिप्पणी कर रहा हूँ थोड़ी सी, अगर आप देखें आपको गंभीर लग रही होगी, क्योंकि टेक्निकली देखिए, टेक्निकली 25,050 अब टारगेट पे है, 25,050। अब आप उससे पूछेंगे 25,050 क्या है? 25,050 इज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी। और जहाँ तक उसके आने का सवाल है, आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट फॉर द मोमेंट हर्षदा, मैं वो जो सुबह लेवल दिया था ना 25,231 पे, उस पे एक बार के लिए अपना शॉर्ट कवर करके यहाँ पे बैठूंगा। अब किसी पुल बैक पे शॉर्ट करेंगे। निफ्टी बैंक लेके आइएगा। निफ्टी बैंक में आज का जो इंट्राडे लो लगा, प्लीज इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा निफ्टी बैंक का, और वो इंट्राडे लो अप्रॉक्सीमेटली क्या है। देखिए, निफ्टी बैंक अभी ट्रेड कर रहा है आपकी स्क्रीन पे और ये ट्रेजेक्ट्री है 51,728। ये भी काफ़ी नीचे है अब अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से, लेकिन एक इंस्टेंस में मतलब काफ़ी हो गया यहाँ पर। एक बार के लिए मैं अपनी शॉर्ट कवर करूँगा अगर आपने सुबह के व्यू के मुताबिक शॉर्ट किया है। आज तक आप कोई हायर लेवल्स पे देखेंगे, ये कंप्लीटली एक इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग है FIIs की। जिस तरीके से पोजिशनिंग थी, हम सुबह चर्चा भी कर रहे थे, आप 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। अभी तो मेरे ख्याल से शॉर्टिंग हुई नहीं है, अभी सिर्फ ये लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर है हर्षदा। बट मैं वो सुबह के आउटलुक के मुताबिक 25,231 पे एक बार के लिए अपनी शॉर्ट को कवर करके बैठूंगा। माइट बी ड्यूरिंग द डे अगली 1.5 घंटे में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहां से आ सकता है। शॉर्ट यहां पे 231 पे कंप्लीट कवर हर्षदा। और वीरू, निफ्टी बैंक का क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर भी हम बात कर रहे थे सुबह में उसी 20 डीएमए की, जो 52,538 था, वो तो बहुत पीछे रह गया लेवल। 51,758 के लेवल्स इस समय ताज़ा हैं। कुछ देर पहले तो हमने 51,700 को भी तोड़ा है। तो यहाँ पर कोई ऐसा लेवल जो थोड़ा बहुत सांत्वना दे सकता है कि बस अब और नहीं टूटेगा, शायद संभले?
देखिए हर्षदा, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे गिरावट सिर्फ आज की नहीं है, यहाँ पे गिरावट मंगलवार की भी थी, यहाँ पे सोमवार की भी थी, यहाँ पे उससे पहले शुक्रवार की भी थी। अब 1 2 3 4 सेशन में एक इंडेक्स 54,360 से 51,736, यानी मोटा मोटी 2,500 पॉइंट रिट्रेसमेंट। हर्षदा, टॉप से 10 टूटा, 20 डेमा टूटा, 20 टूटा और 50 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं एक बार के लिए। मतलब आप समझ लीजिएगा कि 51,700 जहाँ पे ये स्क्रीन पे है, या फिर 51,500, एक बार के लिए अपनी शॉर्ट को कवर करिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम अब इस वक्त दिक्कतों से बाहर हैं, बट टेक्निकल्स कुछ होते हैं। जब एक इंस्टेंस में सिर्फ अगर आप देखें 4 सेशन में आप 10, 20, 50 और 20 तोड़ दें, तो एक बार के लिए शॉर्ट कवर कर रहे हैं। मैं दोनों ही इंडेक्स पे व्यू दे रहा हूँ, मैं अभी कोई स्टैट्स नहीं देखे हर्षदा, बट मैं सिर्फ टेक्निकल प्रोजेक्शंस के आधार पे कह रहा हूँ। एक बार के लिए 25,231 पे और एक बार के लिए बिटवीन 51,700 एंड 51,500 निफ्टी बैंक पे अपनी शॉर्ट कवर के बैठिए। आज का स्टैट्स देखेंगे, कोई अच्छी ट्रैजेक्टरी दोबारा शॉर्ट करने की मिलेगी तो लेंगे। इस प्राइस पे हर्षदा मैं 231 और 51,700 पे एक बार के लिए शॉर्ट कवर करके न्यूट्रल बैठने की राय दूंगा हर्षदा। जी हाँ, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स पर राय है, थोड़ा सा न्यूट्रल बैठिएगा, थोड़ा सा हल्का रहिए इस मार्केट में, और जैसे जैसे मार्केट की स्थिति आगे बढ़ेगी, क्लोजिंग की तरफ हम जाएंगे, उस पर और डिटेल में उल्लेख भी करेंगे। फिलहाल इस समय हम 25,250 के स्तरों पर बैठे हैं। चलिए फटाफट से आपको ट्रेंडिंग काउंटर्स दिखा देते हैं। आज जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं ट्रेंड बिकवाली का है, मंदी का है। बीपीसीएल टूटा है, 5% का नुकसान। आज एशियन पेंट में 4% की गिरावट आई, तो एनबीएफसी मेजर, श्रीराम फाइनेंस भी 4% नीचे, और टाटा मोटर्स भी आज करीब 3.5% के नुकसान पर पहुंच गया है। डाबर इंडिया खराब आउटलुक के बाद 6% से ज़्यादा का नुकसान। एचपीसीएल, जीएमआर एयरपोर्ट, आईआरसीटीसी, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है बड़े वॉल्यूम्स पर दरअसल पोजीशंस कट हुई हैं, आप कह सकते हैं। थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग इस गिरते बाजार में। स्टील कंपनियां, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% ऊपर, हालांकि सुबह में इससे ज़्यादा तेज़ी थी। टाटा स्टील 1% ऊपर था, अब सिर्फ हल्की सी बढ़त रह गई है, तो यहाँ की भी चमक जो है वो थोड़ी सी फीकी पड़ने लगी है। पेट्रेट एलएनजी थोड़े से फ्लेवर में है, और ग्रैन्यूल्स इंडिया जो हम सुबह में स्पॉट कर चुके थे, वहाँ पर भी आपको 3% तक के रिटर्न्स बने हैं, प्रोवाइडेड आप उस ट्रेड को राइड कर रहे हैं। बहुत ही छोटी लिस्ट है आज वैसे तेज़ी वाले काउंटर्स की, तो इन्हीं चारों को यहाँ पर छोड़ देते हैं। और अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। फंडामेंटल्स पर धर्मेश कांत हमारा साथ दे रहे हैं आज। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा राउत, अमित सेठ और रुचित जैन हैं। 220 पर कैथलिक सीरियन बैंक के दूसरी तिमाही की अपडेट पर चर्चा करने के लिए कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रलय मंडल। 2:30 बजे मंगलम आपको बताएंगे आज एफएमसीजी स्टॉक्स को झटका क्यों लगा है, ऐसा क्या कहा गया है दरअसल उन Q2 अपडेट्स में जिसके चलते इन स्टॉक्स में बिकवाली आई, और इस पर एक पर्सपेक्टिव शेर खान के डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट कौस्तुभ पावस्कर से भी समझेंगे। फिर 2:35 पर मनीषा आपको बताएंगी कि कच्चे तेल से जुड़ी हुई बाजार की कहानी, किस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशंस इस समय बढ़ रहे हैं और उससे कच्चे तेल में कितना और उबाल आ सकता है। या दिन को जोड़ेंगे सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन आगे आ सकता है, प्राइस हाइक्स के आसपास का इम्पैक्ट आएगा, उस पर होगी बातचीत। फिर आगे हम इन्वेसेट पीएमएस के पार्टनर और हेड ऑफ रिसर्च अनिरुद्ध गर्ग को जोड़ने वाले हैं कार्यक्रम में। 3 बजे डीलिंग रूम का जायजा, फिर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ हम बढ़ेंगे। यह है पूरा खाका आज अगले 1.5 घंटे का। जिस दिन आप सीरीज का बेस दूसरा तोड़ते हैं, एक शार्प डाउन स्विंग, अब वो ऐसे केस में क्या हो सकता है, देखिए 545 पे तो हम खुली रहे, अब ऐसा हो सकता है 445 पे तो हम खुली रहे, ऐसा हो सकता है कि आप फर्दर यहाँ से आज में, कल में, परसों में स्लाइड करें करीब 25,231 तक। ऐसे माहौल में स्विंग टुवर्ड्स 231, फिर बता रहा हूँ, लिख के रख लीजिएगा, करीब 25,231 तक का पॉसिबल है। और अब हम इस आई थिंक सिंकिंग जोन से बाहर तभी निकल के आएंगे जब तक 25,600 और 610 की ट्रैजेक्टरी को ना रीगेन कर लें, अगेन 20 डेमा को रीगेन ना कर लें। जी हाँ, देखिए ये 231 एक पॉइंट था और वहीं पे थोड़ा सा निफ्टी स्टेबल हो रहा है 25,245। अब लेकिन अब एक और चीज़ याद रखिएगा, 2-3 हैवी वेट्स जो भी हर्षदा ने रखे थे स्क्रीन पे, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक अभी भी पेन में है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चार्ट्स पे और जो ट्रेड्स हैं वो ले लेते हैं। थोड़ा लाइट रहिएगा, देखिए मेरी आपसे गुजारिश है,
अभी ट्रेड्स आएंगे, लेकिन लाइट रहिएगा। ये बहुत ही अच्छा बाजार नहीं है ट्रेडिंग के लिए। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका टेक क्या है सर? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस क्लोजिंग को? हम इंट्राडे में बहुत एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में हैं, और कोई ट्रेड अगर आपके पास है तो सुझाइएगा प्लीज़। मैं एग्री करता हूँ कंप्लीटली। ये बहुत इजी बाजार नहीं है। शॉर्ट्स यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है। ऑलरेडी 1800 पॉइंट्स है, हो सकता है 2000 पॉइंट भी चला जाए। बाउंस मिलेगा तो यहीं से मिल सकता है, इसलिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त, वो है लॉन्ग, वो है आईटीसी, डिफेंसिव बेट, लो बीटा स्टॉक, ट्रेड कर रहा है 513 के आसपास। टॉप लगाएंगे 510 का, सिर्फ 3 रुपए का। अगर यहां से अपमूव मिलता है तो 520 522 तक जा सकता है। क्विक एग्जिट आईटीसी। ओके, तो क्विक ट्रेड लेना है तो आईटीसी 520 522 तक जा सकता है, लेकिन गाबा साहब कह रहे हैं जितनी फटाफट आप ट्रेड लेंगे उससे ही डबल स्पीड पर आपको एग्जिट करना होगा अगर आपको टारगेट्स मिल भी जाते हैं। मानस, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षद जी। तो देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर ध्यान है मेरा, क्योंकि स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम तो पहले से ही 400 बन रहे थे, तो मेरे ख्याल से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक सेल कॉल लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। 640 का प्राइस चल रहा है एलआईसी हाउसिंग के फ्यूचर में। 651 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 620 रुपए के टारगेट सेट करने हैं एलआईसी हाउसिंग के फ्यूचर में। अगर चाहें तो पुट ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। 630 वाला पुट ऑप्शन जो 15 रुपए 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेना है, और टारगेट आपको 25 रुपए के सेट करने हैं 630 के पुट ऑप्शन में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पुट ऑप्शन और 630 का पुट भी आपके पास विकल्प है। प्रशांत, नहीं, इनफैक्ट शिल्पा जी के पास चलते हैं। शिल्पा जी, कोई ट्रेड है आपके पास? नमस्कार। इस वक्त किस स्टेज से इस क्लोजिंग को अप्रोच करेंगे आप? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। डेफिनेटली थोड़ा पेन है, लेकिन जैसे इंडिविजुअल काउंटर्स में अभी भी मुझे लगता है फ्रेश ब्रेकडाउन्स कुछ-कुछ काउंटर्स में आए हैं, जहाँ पे आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज़ मार्केट का टेक्सचर मुझे लगता है अभी थोड़ा और भी पेनफुल है। यहाँ से 24,900 का एक नेक्स्ट टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी में आना चाहिए। तो इस हिसाब से भी मुझे लगता है बाटा इंडिया ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है अभी 1400 के नीचे। 1400 के नीचे इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है ये 1320 से लेके 1300 तक का भी एक डाउनसाइड मूव आपको दिखा सकता है। तो आप 1400 का पुट ऑप्शन जो रफली 43-44 रुपीस में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए थोड़ा सेफ प्ले करने के लिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 35 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 65 से लेके 80, प्रोबेबली 95 भी आपको आ सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए बाटा पर एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की दिख रही है। 1400 का पुट लेकर चलेंगे, ध्यान रखिएगा सेल वाला कॉल है ये। 43 पर है, 85-90 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मंदी की तरफ ही बैठना है। अमित जी नमस्कार, बताइए इस समय का ताज़ा हाल। जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्केट है मैम। आईटीसी मेरी भी नज़र पे था, बट गाबा सर ने ऑलरेडी कह दिया है। तो मेरे लिए एक शॉर्ट ट्रेड है एचडीएफसी एएमसी में। अगर एचडीएफसी एएमसी देखें तो काफी दिनों से एक अपर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और स्टॉक ने कई बार कोशिश की थी अपसाइड ब्रेकआउट की, बट आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपना 50 डेमा ब्रेक कर दिया, डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक देख रहे हैं स्टॉक में। तो एचडीएफसी एएमसी शॉर्ट करें। 40 to 50 के लगभग इसका फ्यूचर्स में प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 4300 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 4150 के। ओके, ये अमित जी का ट्रेड हो गया। रुचित जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एबी कैपिटल में शॉर्ट सेलिंग की सलाह रहेगी यहाँ पे, अगर आज एक ट्रेड लेना है तो। सो थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देखिए तो जब भी ये स्टॉक 240 245 की रेंज में आ रहा है, वहां पे ये स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ जाता है। चाहे अप्रैल महीने के एंड में देखे, वहां से करेक्ट होकर स्टॉक 200 के सब नीचे गया था। फिर वापस बाउंस में जून महीने में वापस 245 के आसपास हाई बना और स्टॉक 200 205 की रेंज में आया, और आज फिर से वही रेंज से सेलिंग प्रेशर ये स्टॉक में लौटता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे क्योंकि ये बार बार एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, और आज बेरिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न भी बन रहा है, तो एबी कैपिटल में करंट लेवल्स पे 243 के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। पुल बैक मूव में स्टॉक 224 के अराउंड के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। एबी कैपिटल में एक मौका इस समय बनता हुआ ये है आपके लिए सेल साइड का एक और ट्रेड जो रुचित ने आइडेंटिफाई किया है।
चलिए अब एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। धर्मेश कांत हमारे साथ है। धर्मेश, मैं आपके ट्रेड पर आऊंगी, लेकिन जिस तरह की स्थिति उभर कर आई है इस मार्केट में, ये बताइए, ये सेल ऑफ, इस शेकआउट का क्या आप बड़ा कारण वो प्राइमरीली जियोपॉलिटिकल टेंशन समझेंगे, या फिर यहाँ पर बड़े पैमाने पर बास्केट सेलिंग हुई है ईटीएफ्स की? हुआ क्या है आज? इतने बड़े शॉक की क्या जरूरत थी? देखिए हर्षिता, ये थोड़ा मिला जुला असर है 3-4 फैक्टर्स का। वो मुझे लगता है सब एक साथ कल्मुलेट हो गए। एक तो जियोपॉलिटिकल इशू है ही, प्लस जो चाइना +1 चला था, चाइना में थोड़ी मनी शिफ्टिंग हुई है बिकॉज वहाँ पर आउटलुक सुधरा है, और फॉरेन ब्रोकरेजेस जो कि चाइना का थोड़ा ओवरवेट हो गए हैं, तो थोड़ा वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। और अपना मार्केट ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर चल रहा था। Q2 अर्निंग्स चालू होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो सब एक साथ कल्मुलेट होकर के हॉट मनी, जो ट्रेडिंग मनी जिसको आप बोलते हैं, वो थोड़ा सा मार्केट से अभी प्रॉफिट बुक करके निकल रहा है। सीरियस इन्वेस्टर या इनफैक्ट नॉन सीरियस भी, बट इन्वेस्टर मार्केट में वहाँ कोई पैनिक है नहीं। और जितनी भी क्वेरीज हम लोगों के पास है, ये सब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बातें कर रहे हैं कि इस गिरावट में खरीदे या 2-4 दिन रुक जाए। तो एक बार इसको थोड़ा ठहरने दें, मुझे लगता है 1-2 दिन में ये थोड़ा शांति आ जाएगी। ऐसा कुछ बड़ा डरावने वाली संभावना तो कहीं से उभर के आई नहीं है। एंड Q2 अर्निंग्स के रोल आउट के हिसाब से नेक्स्ट पोजिशनिंग मार्केट में बनेगी। जस्ट हॉट मनी बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द टेबल है अभी आज के डेट में। तो हॉट मनी बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द टेबल। तो भारतीय रिटेल निवेशक जो जमकर SIPs के जरिए पैसा लगा रहे हैं, सीधे मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए सलाह क्या होगी? इस समय क्या ट्रेड ढूंढेंगे? तेजी की तरफ, या आपको लग रहा है कि जिस तरह से मार्केट गिर रहा है कुछ पैसा शॉर्ट में भी बनाया जाए? क्या आपका स्टॉक होगा? हर्षिता, देखिए जहाँ तक SIP का सवाल है, वो तो लॉन्ग साइड ही रहता है, वो रेगुलर बेसिस पे, और वो इन्वेस्टर्स है। और सबसे खास बात इस मार्केट की क्या है कि ये काफी स्टिकी एंड सीरियस इन्वेस्टर हैं SIP करने वाले लोग। आज से 10-15 साल पहले होता था कि आप मार्केट में पैसा लगाते थे, उससे कमाते थे, उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके वापस करते थे, तो वहां पर लिक्विडिटी पुल आउट के चांसेस भी स्ट्रांग रहते थे, जैसे आज का फॉल हो रहा है ऐसे मार्केट में। बट SIP वाले इन्वेस्टर्स तो बहुत ही सीजन्ड और स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। वो आए हैं यहाँ पर पैसा लगाने के लिए, इससे कमा के अपना घर चलाने नहीं आए हैं। उनको 10 साल 15 साल का रिटर्न लगाना चाहिए। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर आज आप टॉपअप करना चाहते हैं अपने वैसे स्कीम अगर हैं, तो जरूर टॉपअप करें इस मार्केट में। और वो सिंस SIP रूट से, म्यूचुअल फंड रूट से, तो इक्वली स्प्रेड आउट रहेगा, कंसल्टेशन रिस्क की भी संभावना नहीं है। शॉर्टिंग का यहाँ तक सवाल है हर्षिता, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सहमत हूँ, और बाकी एनालिस्ट और पैनलिस्ट से भी, वीडियो से भी, कि एक बार ये 25,000 के आसपास ये मार्केट आज 2-3 सेशन में जाना चाहिए। फिर वहां पर 24,900 से 25,000 के आसपास स्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग्स को देखना चालू करेंगे वहां से। तो ज्यादा स्कोप अप यहां से गिरने का तो नहीं लग रहा मार्केट में। ओके, निफ्टी पर एक आपने धर्मेश जी का व्यू सुना, प्लेसमेंट समझी, और स्पेशली जो हर्षिता ने हॉट मनी के संबंध में वो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर समझा। अच्छा, लेकिन अब आते हैं कि अगर हमें 25,000 पे, मतलब यहाँ से फर्दर 250 पॉइंट अगर कोई स्टॉक ले जाएगा तो वो कौन सा है? एक बार आप लेके आइएगा HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे, डे लो की ट्रजेक्टरी में अभी भी ट्रेड कर रहा है, और इसमें कोई राय नहीं है कि जो पैसा FIs का एग्जिट हो रहा है वो टारगेटेड यहीं पर ही है, मतलब यहीं से एग्जिट करता हुआ। शिल्पा जी, मतलब आप समझ लीजिएगा कि एक डबल टॉप बन चुका था, उसका एक सेंस हमको शायद 27 सितंबर को मिल गया था। अमूमन जब HDFC बैंक कोलैप्स होता है, जब रिवर्सल आता है, तो ये हिस्टोरिकली हमने देखा है रिट्रेसमेंट टुवर्ड 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग ड्यू हो जाता है। आपका व्यू क्या बन रहा है? 1680 एंड 50-डे माइज प्लेस्ड अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1660। क्या यहाँ पे अगर आप शॉर्ट थे तो आपको कवर करनी चाहिए क्या? फर्स्ट इंस्टेंस पे आपका टेक HDFC बैंक पे क्या होगा? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर शॉर्ट किया हुआ है आपने 1720 लेवल से, तो मुझे लगता है 1680 का अच्छा खासा लेवल है जहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा भी व्यू थोड़ा और ऑन द वीकर साइड है, और HDFC बैंक अगर ये 1680 के नीचे क्लोज देता है, तो यहाँ पे मुझे लगता है डाउन साइड टूवर्ड 1640 1620 अगेन खुल जाता है, जहाँ पे ये वो पेन जोन में आ जाएगा, जहाँ पे बहुत लंबा कंसोलिडेशन चलता है एंड HDFC बैंक फेल्स टू सस्टेन। तो यहाँ पे अगर किसी को थोड़ा रिस्क लेना है तो आप ट्रेल कर सकते हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर्स है तो आप एक बार बुक कर लीजिए, वेट कीजिए कि 1680 के नीचे सस्टेन करे।
ओके अच्छा, HDFC बैंक की होगी बात। और देखिए, आज से 5 रोज़ पहले बड़े जो मूव आ रहे थे वो आ रहे थे लार्ज कैप में। उस वक्त रिलायंस ने कंट्रीब्यूट नहीं किया था अपसाइड में। रिलायंस का मूव ड्यू रह गया था, वो नहीं आया था। लेकिन पेन के दौर में रिलायंस थोड़ा सा यहाँ पे इनके जो लॉसेस हैं वो एक्सटेंड कर रहे हैं। अमित, देखिए, मैं जो भी टिप्पणी कर रहा हूँ अभी रिलायंस के संदर्भ में कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा स्टॉक इंडेक्स का हैवी वेट एक बड़े आई थिंक टेक्निकल फेज से गुजर रहा है, इसलिए बात कर रहा हूँ। कोई भी जो कमेंट है याद रखिएगा, उस पे अपनी एक निजी राय रखिएगा। अमित, ये हिस्टोरिकली रिलायंस के चार्ट्स पे मेरे ख्याल से ये घटना सिर्फ 3 या 4 बार घटी है। उसमें से एक तो था कोविड का काल, उसके बाद एक था मार्च 2023 और उसके बाद नवंबर 2023। रिलायंस बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक बड़े फ्रैक्शन से, मेरे ख्याल से 200 डे में प्लेस्ड है अप्रॉक्सीमेटली 2870 पे, यानी करीब करीब 60 रुपए का मूव आ चुका है वहाँ से नीचे, 50 रुपए नीचे। आप रिलायंस को कैसे रीड कर रहे हैं अमित इस वक्त? जी वीरेन जी, रिलायंस का चार्ट देखते हुए सिचुएशन तो चिंताजनक है, बिकॉज जिस हिसाब से आज की कैंडल है, गैप डाउन के साथ कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, वॉल्यूम्स भी ऑन द हायर साइड है, 200 एमआ की जैसे आपने भी कहा कि ब्रेक हो गया है, तो काफी चिंताजनक सिचुएशन है। लेकिन अगर हम ओवरऑल चार्ट देखें, इसके बाद इसका नेक्स्ट सपोर्ट आता है लगभग 2730 2700 के आसपास, जहाँ इसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया है। तो मुझे लगता है कि एक बार जो सेल ऑफ होना था आ गया, 2730 2750 के आसपास मुझे लगता है ये स्टॉक स्टेबलाइज करेगा और वहां पे हम कोई फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। अगर किसी का शॉर्ट है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2850। ये फिलहाल आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर राय। मानस, आप श्रीराम फाइनेंस देखिएगा, सुबह में हमने इसको मेंशन किया था। श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस दोनों ही स्टॉक्स इस समय बिखरते हुए। धर्मेश, मैं पहले आपकी राय लेना चाहूँगी। इतने गहरे क्रैक्स के वैसे एक सिरे से देखें तो बड़े कारण नहीं दिखाई देंगे, अदर देन द फैक्ट कि श्रीराम फाइनेंस इस साल का सबसे बड़ा गेना है, लगभग 66% तक के रिटर्न्स इसने आपको कमा कर दिए हैं। अब नजरें रहेंगी कि रेट कट के लिहाज से आरबीआई का स्टांस क्या रहता है, क्या हम फ्यूल कर पाएंगे डिमांड को रेट कट को लेकर। आपका सेंस क्या बन रहा है, इन लेवल्स पर ये स्टॉक इतना करेक्ट क्यों होने लगा? और यही नहीं, बजाज फाइनेंस भी। देखिए, एक तो है कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर हो रही है, बिकॉज जब आपका ट्रेडिंग मनी रहता है वहाँ पर पैसे अच्छे खासे बन रहे हैं, तो 66% चला है, अगर 5% जाता भी है तो भी 60% घर पर आप लेके जाते हैं। और अगर थोड़ा सा ये चांसेस रहे कि हो सकता है ये गहराए प्रॉफिट टेकिंग, तो लो लेवल पर एंट्री के भी चांस मिलते हैं। तो ट्रेडर्स थोड़ा बहुत करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन में, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। दूसरा, मुझे लगता है कि कंसर्न जो अभी आरबीआई ने ऑब्जर्व किया है कि फिनटेक के थ्रू अनसिक्योर्ड लेंडिंग जहां पर भी हुई है, वहां पर प्रॉपर साइड ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ, कंप्लीट एक स्क्रूटनी जो होनी चाहिए कि एंड यूज ऑफ मनी क्या हो रहा है वो नहीं हुआ है। तो वो उनका इंडिकेशन है कि उसको थोड़ी सी और छानबीन करे, गहराई करे, अपने नॉर्म्स को ज्यादा कसें। तो कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर जरूर उभर के सामने आ रहा है कि अनसिक्योर्ड पोर्शन की लेंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। और ये दोनों ही कंपनी, बजाज फाइनेंस है एंड श्रीराम में थोड़ा सा उधर कार्यरत है। बजाज फाइनेंस ज्यादातर उनके बुक्स में ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग का पोर्शन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो उसके लिहाज से भी मुझे लगता है कि जितने भी ऐसे एनबीएफसीज हैं वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। थर्ड फैक्टर ये है कि जो हम लोगों ने ग्राउंड लेवल चेक किया, जहां जहां पर बातें हुई है, तो वहां पर एक चीज जरूर समझ में आ रहा है कि इस बार कलेक्शन एफिशिएंसी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 1-1.5% से कलेक्शन एफिशिएंसी लेस है, विच कैन लीड टू हायर एनपीए लेवल। उसके लिए थोड़ी प्रोविजनिंग इस क्वार्टर के अर्निंग्स में होके आ सकती है। तो इन सब का मिला जुला असर आपको जो दिख रहा है, वैल्यूएशन से तो महंगे हैं ही, वहां कोई गुंजाइश तो है नहीं कि अगर आप थोड़ा बहुत अगर ये सब प्रॉब्लम आ भी जाए तो आप वैल्यूएशन जस्टिफाई कर सकते हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग उस लिहाज से हो रही है। Q2 डिफिकल्ट रहेगा एनबीएफसी स्पेस के लिए, स्पेशली वो बैंक या एनबीएफसी जिनका अनसिक्योर्ड पे ज्यादा एक्सपोजर है, दैट इज रिटेल एक्सपोजर। मानस, क्या किया जाए, श्रीराम या फिर बजाज फाइनेंस में? श्रीराम फाइनेंस के चार्ट्स को पढ़ें तो मेरे ख्याल से 2700 रुपए से हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे, जो अभी कुछ दिन पहले 4 या 5 दिन पहले हाई बना 2625 के 3625 के आसपास। वहां पे अगर आप आरएसआई भी देखेंगे तो वहां पर नेगेटिव डाइवर्जन भी दिखे थे। और अब पॉइंट ये है कि जो रीसेंट लो था स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, 20 डे मूविंग एवरेज नीचे गया है, तो रिवर्सल का साइन तो क्लियरली दिख रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और शायद आपको 3250 जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है वो टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, कभी कोई उछाल मिले तो श्रीराम फाइनेंस से निकलने की कोशिश करनी है।
बजाज फाइनेंस की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी रिवर्सल देखने को मिला है, 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। गिरावट यहाँ पर भी बढ़ सकती है, जहां पर आप 7250 तक के भाव देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन थोड़े लंबे समय के लिए है, 6 से 8 महीने के लिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। 6900 के स्टॉप लॉस से आप बजाज फाइनेंस को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन श्रीराम फाइनेंस में उछाल पे बिकवाली करने की राय रहेगी, एग्जिट करने की राय रहेगी लॉन्ग पोजीशन से। ओके, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इस पे एनबीएफसीज पे कुछ टेक होता हुआ। चलिए अब थोड़ा सा फाइनेंस और एनबीएफसीज और बैंक्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। और बीते एक महीने की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम अगर एनबीएफसीज में और बैंक्स में अगर आप देखें कोई थी, तो वो थी गोल्ड लोन। अब गोल्ड लोन का नाम लग रहा है और बात आ रही है बैंक्स की भी, तो सीएसबी बैंक से बात करते हैं। सीएसबी बैंक के दूसरी तिमाही के जो अपडेट्स थे वो स्ट्रॉन्ग रहे थे और आप देख सकते हैं कि डिपॉजिट्स में करीब 25% का उछाल, जबकि ग्रॉस एडवांसेस में करीब 20% की बढ़ोतरी। Q2 अपडेट से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीएसबी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रलय मंडल साहब जुड़ रहे हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और इस बार के आपके क्वार्टरली अपडेट्स स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं सर। बात उसी फेज से शुरू करेंगे, मैं अभी गोल्ड लोन बिजनेस पे भी आऊँगा जो स्ट्रॉन्ग है भी, लेकिन जिस पर आरबीआई ने एक चिंता जताई भी है। लेकिन बात करते हैं पहले एग्जैक्टली जो इंडस्ट्री की चिंता थी उसको ओवरकम आपने कैसे किया, डिपॉजिट्स कैसे आ रहे हैं, आने वाले 1-2 महीने में 3 महीने में डिपॉजिट्स ग्रोथ आप क्या देख रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बीते 1-2 महीने के अंतराल में कितनी बड़ी है, थोड़ा सा इस पर अपडेट दीजिएगा सर। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। हमारा जो क्वार्टर अभी जो क्लोज हुआ है, टॉप लाइन में हमारा ग्रोथ ठीक ठाक हुआ है, 25% एज यू राइटली सेड ऑन द डिपॉजिट एंड 20% ऑन द एसेट साइड, and on the gold loan we also grew by 27 odd %. So I think overall हमारा जो कमिटमेंट है और जो प्रोजेक्शंस है कि सिस्टम से 30 to 50% के फास्टर ग्रोथ करेंगे, वो वाला प्रोजेक्शन हम लोग मीट कर दिया इस क्वार्टर में। कमिंग टू डिपॉजिट्स, हम लोग क्या किया कि डिपॉजिट जो लिक्विडिटी का जो रेशियोज रहता है, एलसीआर, एनएसएफआर, सीडी रेशियो, सब कुछ एक साथ देखने के बाद हम लोग तैयार किया था कि डिपॉजिट में हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि एसेट ग्रोथ सस्टेन करने के लिए इन दिस मार्केट डिपॉजिट ग्रोथ बड़ा ज़रूरी है। तो हम लोग उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया थ्रू ब्रांचेस, थ्रू वेरियस अदर रूट्स। इन एडिशन टू डिपॉजिट्स हम लोग बोरोइंग का भी एक प्रोग्राम किया, उसी में हम लोग थोड़ा बहुत पैसा उठाया। वो जो कुशन रहेगा फ्यूचर में, जो हमारा जो एसेट ग्रोथ होगा, क्योंकि हमारा होलसेल फ्रेंचाइज भी अभी आगे बढ़ रहा है, एसएमई भी सस्टेन हो रहा है, गोल्ड लोन भी ठीक ठाक चल रहा है। तो ओवरऑल हमारा जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है वो इन लाइन विथ आवर व्हाट आवर फोरकास्ट इज, तो अभी ठीक ठाक चल रहा है हमारे ख्याल से। ऑन योर क्वेश्चन ऑन डिपॉजिट कॉस्ट थोड़ा एलिवेटेड है अभी सिस्टम में। रफली लास्ट 1 साल में 1% के आसपास कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर गया है, और लास्ट 2-3 महीने में मोर और लेस स्टेबल रहा, बट गिरा नहीं। लेकिन क्या है कि रिप्राइसिंग जो हो रहा है उसी में थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहा है, बट वो थोड़ा प्लेटो हो रहा है। तो अभी लगता है और एक क्वार्टर उसके बाद मोर और लेस कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लेटो हो जाएगा। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन आरबीआई का क्या डिसीजन होता है उसके, और लिक्विडिटी कितना रहता है सिस्टम में, उसके ऊपर धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ फंड्स का ट्रैजेक्टरी समझ में आ जाएगा। बट सर ये जो डिसबर्समेंट्स हैं उसमें आप कुछ कॉस्ट ऑफ फंड्स को पास ऑन कर पा रहे हैं, या फिर अल्टीमेटली ये हिट ही करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में आईएम्स को अपने? एक्चुअली कॉस्ट ऑफ फंड्स पास ऑन इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, होलसेल, एसएमई, गोल्ड सब में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत एसेट मिक्स हम लोग ऐसा मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा है, उसी में हम लोग मैनेज हो जाता है। लेकिन ओवरऑल नीम में थोड़ा बहुत, इसलिए मैं ऑलरेडी बोला था फोरकास्ट में कि हम लोग नीम 4.5 to 4.8 के बीच में रखेंगे। लास्ट क्वार्टर में विच इज Q1 में कुछ टेक्निकल रीजंस के लिए उसका थोड़ा सा नीचे चला गया था, लेकिन हम लोग 4.5 to 4.8 का बीच में रहेंगे पूरा साल। दैट एंड अकॉर्डिंगली हम लोग बिजनेस मिक्स और ओवरऑल यील्ड मैनेजमेंट करेंगे। तो उसमें हम लोग कंफर्टेबल है, जो हम लोग प्रोजेक्शंस दिया था उसी के अंदर रहेंगे। क्योंकि आपने गोल्ड लोन मेंशन किया, मैं उसी मामले पर आना चाहूँगी।
आरबीआई ने 3 महीने का टाइम दिया है लोगों को थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और जहां पर भी खामियां पाई गई हैं उसको एड्रेस करने के लिए। क्या इतनी सारी खामियां हो गई थी? ऐसा क्या हुआ इस गोल्ड लोन वाले बिजनेस में कि आरबीआई कह रहा है कि अगर सुपरवाइजरी एक्शन की नौबत आ गई है? और आप अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो को फिर कैसे और क्या स्ट्रीमलाइन करना चाहेंगे, कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए अक्षय जी, हम लोग 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं गोल्ड लोन, क्योंकि गोल्ड लोन हमारा खास बिजनेस है। और हम लोग आरबीआई का जो सुपरवाइजरी जो डायरेक्शन आता है, हम लोग उसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं। तो ये वाइल दिस इज कम जस्ट नाउ इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेटेड सर्कुलर और डायरेक्शन, बट we have been realizing कि over the last 1 or 2 years the way it is going, that's why हम लोग कभी भी वो जो ऑनलाइन बिजनेस वो लोग हम लोग कभी किया ही नहीं। हम लोग को समझ में आता है कि ये बिजनेस टच एंड फील बिजनेस है, कस्टमर को देखना बड़ा जरूरी है। जो गोल्ड है उसको भी टच एंड फील करके समझना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट है, क्या उसके अंदर कोलेटरल का कितना नहीं तो एक्सेस फाइनेंस हो सकता है। तो हम लोग को ये समझ में आ गया था पहले ही। तो हम लोग 2 साल से स्केल ऑफ फाइनेंस के ऊपर, यूनिट प्राइस के ऊपर काफ़ी कुछ हम लोग सिस्टम में चेंज किया है। तो उसके हिसाब से हम लोग काफ़ी कुछ कंप्लाइंट है ऑलरेडी। तो ये सर्कुलर जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुए इससे, और हम लोग तैयार हैं। 2-4 चीज़ जो करना पड़ेगा हमको, और भी जो कन्फर्म करना पड़ेगा 2-3 महीने के अंदर, वो है कि डॉक्यूमेंटेशन में और थोड़ा सुधार लाने का है कि नहीं, और ऑन द ग्राउंड जो ऑडिट प्रोसेसेस है उसको और भी स्ट्रेंथन करेंगे। हम लोग स्ट्रेंथन काफ़ी कुछ कर दिया, लेकिन ये फॉर्मल सर्कुलर आने के बाद हम लोग और भी करेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक जो हो रहा है अच्छा हो रहा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि unprecedented growth है because of pricing is also high on the gold, and projections is also price can go up further, the global, given the global uncertainties and other things. So all of that, I think time to be cautious in terms of processes, governance, compliance and all of that. तो आरबीआई का मूव एक तरफ से डायरेक्शनली हमारे पास इनफॉर्मली समझ में आ रहा था कि दिस विल गो दिस वे। हम लोग काफी रेडी है इसके लिए, तो हमारा ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है इसमें। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप लोग तैयार हैं। आप अपने वैसे भी ड्यू डिलिजेंस को काफ़ी सीरियसली लेते हैं, जो शायद दूसरे प्लेयर्स नहीं ले रहे होंगे, इसीलिए आरबीआई की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आया। मैं आपसे समझना चाहूँगी फिर गोल्ड लोन को लेकर किस तरह की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में शायद आपके पास एक एडवांटेज था, आईएफएल लोन नहीं दे पा रहा था ड्यू टू आरबीआई एक्शन। अभी इनको हाल ही में दरअसल अप्रूवल मिला है। हैव यू बीन एबल टू गेन मार्केट शेयर इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, प्रलय जी? देखिए, हम लोग क्या ख्याल है कि किसी का बिजनेस कम ज़्यादा होने में हमारा मार्केट शेयर इतना ज़्यादा नहीं है कि उसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और क्या है, हमारे पास डायरेक्ट असाइनमेंट का पोर्टफोलियो था आईएफएल का, वो भी रन ऑफ कर रहा है। तो ओवरऑल एक्चुअली हम लोग रन ऑफ कर दिया वो पोर्टफोलियो काफ़ी क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्ट असाइनमेंट यू कैन नॉट डू व्हेन न्यू पोर्टफोलियो दे आर नॉट बिल्डिंग। सो गिवन दैट it has been sort of neutral. It didn't affect us much, either positive or negative. But हम लोग we want to focus on our business, our customers. हमारा segment अलग है थोड़ा सा, हमारा rates भी थोड़ा सा कम है compared to the NBFC sector. तो उसी का हिसाब से हमारा एग्जीक्यूशन ठीक रहेगा तो हम लोग ये ग्रोथ करते रहेंगे। तो इस साल में हम लोग ईयर ऑन ईयर 27% ग्रोथ किया। काफी कुछ ग्रोथ होता है गोल्ड लोन बिजनेस में, क्योंकि वो प्राइस ज्यादा हो गया, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस 25 से 30% ऊपर गया लास्ट एक साल में, और अभी भी जो प्रोजेक्शन है और भी आगे जाने वाला है। इसलिए हम लोग एलटीवी मैनेज करके चल रहा है, क्योंकि जब वो प्राइस नीचे आएगा देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो गिवन दैट वी आर लुकिंग एट इट एट अ बैलेंस ग्रोथ, टनेज ग्रोथ, कस्टमर ग्रोथ, सब कुछ देख के हम लोग चल रहा है। ओवरऑल एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है हम लोग। जस्ट बिकॉज गोल्डन प्राइस आर गोइंग अप, वी आर नॉट टेकिंग द बिजनेस दैट हाई, वी आर डूइंग इट बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन। ओके, अच्छा प्रलय जी, एक सवाल और पूछूंगा। आई मीन नॉट एग्जैक्टली आपके बैंक से नहीं, मैं पूरे इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से पूछना चाहूँगा। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, अब रेट कट की एक प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट यूएस में जो रेट कट हुआ वो सब्सटेंशियल हुआ, 50 बेसिस पॉइंट का। भारत में इंडस्ट्री के अंदर क्या इस वक्त सेंस मिल रहा है? ये जो रेट कट की प्रक्रिया है वो कब तक शुरू हो सकती है, कंसिडरिंग आई थिंक आवर इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी? देखिए वीरेंद्र जी, हम लोग तो ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ चेंज होगा तो इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फेड हैज क्लियरली
done a 50 basis points cut. They are also talking about another 225 at least in the next quarter, this quarter itself. So we are not isolated, we are linked to some extent. Having said that, हमारा इन्फ्लेशन अभी मोरलेस कंफर्ट जोन में धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अभी एक ग्लोबल जो क्राइसिस हुआ है अभी जो मिडिल ईस्ट में, उसके लिए देखना पड़ेगा कि ऑयल का प्राइस किधर जा रहा है, इन्फ्लेशन कोई इम्पैक्ट आता है कि नहीं. तो हमको लगता है इमीडिएट जो है अक्टूबर में जो है हमको पता नहीं है, हमको आई एम नॉट वेरी होपफुल दैट एनी मेजर चेंज विल हैपन इन द स्टांस. बट दिसंबर में देखना पड़ेगा बेस्ड ऑन व्हाट फेड इज डूइंग. शायद RBI will have a close eye on inflation growth and also what the Fed is doing in the next 2 cycles, and also they will see global crisis, how it escalates or it settles down. Based on all this, I think December में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है. अक्टूबर में मेरे को लगता नहीं है अभी based on this global crisis anything major will happen. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए प्रलय जी. तो प्रलय मंडल कह रहे हैं कि शायद अक्टूबर में किसी तरह का रेट एक्शन नहीं होगा, अगले फेड एक्शन के बाद ही RBI कुछ हरकत में आता हुआ दिखाई देगा. चलिए काम करते हैं, इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक क्योंकि बाजार के हालात वैसे भी नाजुक नासाज. 25,260 के आसपास निफ्टी बैंक 51,780 पर है. एक बकेट जहां पर हमने देखी आज फिर बिकवाली बढ़ती हुई वो है FMCG कंपनियां. अब कुछ Q2 अपडेट्स आने लगे हैं, उससे क्या तस्वीर बन रही है, किस तरह का सेकंड क्वार्टर का नंबर रहेगा, उस पर भी बातचीत होगी. लेकिन ब्रेक के बाद मंगलम को जोड़ेंगे और साथ ही इस पर एक एनालिस्ट को भी लेकर आएंगे आगे. आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा CNBC आवाज़ पर. मार्केट के हाल खराब ही हैं अक्रॉस द बोर्ड. हमने देखा बिकवाली का सिलसिला हावी. सेक्टोरल इंडाइसिस की स्थिति अगर आपको दिखाएं तो आपको नजर आएगा रियल एस्टेट में अच्छी खासी गिरावट, फिर कैपिटल गुड्स, ऑटो, बैंक्स तो कमज़ोर हैं ही, लेकिन साथ ही नॉर्मली मार्केट को सपोर्ट देने वाले डिफेंसिव स्टॉक्स यानी कि FMCG, IT, इन सब में भी बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दे रहा है. FMCG सेक्टर पर अब फोकस करेंगे. दरअसल आज 2 कंपनियां डाबर और साथ ही साथ मैरिको के अपडेट्स पर बाजार रिएक्ट कर रहा है. मैरिको का जो अपडेट था वहां पर उन्होंने कहा कि हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी. हालांकि उन्होंने यह जरूर चेताया कि मार्जिन्स पर आगे दबाव देखने को मिल सकता है. स्टॉक फ्लैट है, लेकिन जो झटका लगा है वो दरअसल लगा है डाबर के नंबर्स से. डाबर ने अपनी कमेंट्री मेरे ख्याल में शुरू की थी ये कहकर कि डिमांड लौट रही है, लेकिन उसमें आगे कुछ और डिटेल्स आए हैं जो साफ दर्शा रहे हैं कि स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितना शायद बाजार देखना चाहता था. मंगलम इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं. मंगलम, ये डाबर का जो च्यवनप्राश है वो आज काम नहीं आया है, बताइए. बिल्कुल आप सही कहा आपने, च्यवनप्राश काम नहीं आया. बहुत अच्छा लिखा है, कुछ खट्टा कुछ मीठा. एक तरफ डाबर है जो मार्केट का मूड थोड़ा सा खट्टा कर चुका है, मैरिको थोड़ी सी मिठास है उस नंबर्स में, बट दोनों नंबर्स को अगर आप पास से देखें तो दोनों में कुछ खट्टा और कुछ मीठा हमें दिखेगा. सबसे पहले डाबर में बोलते हैं Q4 पिछले साल और ये इस साल के भी पहले क्वार्टर के बाद मैनेजमेंट ने ये कहा था कि इस साल डिमांड रिकवरी हो रही है. रूरल में खास करके जहाँ से 45% डाबर रेवेन्यू आता है, डबल डिजिट ग्रोथ इस साल में दिखेगा. पर इस क्वार्टर में 2 चीजें इनके च्यवनप्राश को थोड़ा सा खराब कर गई हैं. सबसे पहली कि काफी बारिश थी और कई जगहों पर बाढ़ आ गई. उस वजह से जो घर के बाहर कंज्यूम की जाने वाली चीजें हैं जैसे कि बेवरेजेस, डाबर के केस में जूस जो है वो पोर्टफोलियो अच्छा नहीं किया. और दूसरा क्विक कॉमर्स, हम बात करते हैं जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, सारी चीजों में बहुत सारा ग्रोथ हमें देखने मिला है. उससे दूसरा क्या प्रॉब्लम हुआ है कि जो हमारे किराना स्टोर्स हैं, केमिस्ट्स हैं, उनके पास इन कंपनीज के स्टॉक जो हैं जमा हो गए हैं. तो कंपनी कहती है कि इसे हम थोड़ा रैशनलाइज करेंगे, इसे थोड़ा कम करेंगे. इस वजह से प्राइमरी सेल्स जो कंपनी होलसेलर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती है वो इस क्वार्टर में कम होगा. उस वजह से
इस क्वार्टर में उनके रेवेन्यू पे 4 से 6% के आसपास डिक्लाइन देखने मिलेगा। और उसी वजह से क्योंकि प्राइमरी सेल्स कम है और कंपनी एड स्पेंड्स फिर भी बरकरार रखेगी, मार्जिन्स भी कम आएंगे। पहले गाइडेंस था 20% का, अब कह रही है कंपनी की मिड टीन्स यानी 15% से थोड़ा ऊपर या हाई टीन्स 15 से 18% के आसपास इस क्वार्टर में मार्जिन्स होंगे। तो जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की वो डबल डिजिट की थी, यहाँ पर डिक्लाइन है और एट द सेम टाइम मार्जिन्स भी कम होंगे। तो उस वजह से लोगों को अपने अनुमान रैशनलाइज करने पड़ेंगे, इसलिए ये स्टॉक नीचे है। पर ये खट्टी बात, मीठी बात ये है कि जो उनका मसाले वाला बिजनेस है या इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ फिर भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिल रहा है। और ये जो इन्वेंटरी रैशनलाइजेशन का एक्सरसाइज है टेम्पररी है, अक्टूबर से यहाँ पर भी ग्रोथ दिखना चालू हो जाएगी। अंडरलाइंग कंज्यूमर सेंटिमेंट में कोई चेंज नहीं है, इनफैक्ट वो फिर भी बरकरार है। दूसरी बात मैरिको की, अगर आप मैरिको में देखें तो पिछले क्वार्टर सबसे बड़ा डर मैरिको में ये था कि जो उनका बांग्लादेश का एक्सपोजर है उस वजह से उनके इस क्वार्टर पे फर्क पड़ेगा या नहीं। वैसे तो कंपनी कह रही है कि ओवरऑल रेवेन्यू जो है हाई सिंगल डिजिट में ग्रो करेगी, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स हैं जो मिड सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगे और बांग्लादेश इस वक्त हाई सिंगल डिजिट में ग्रो करेगा। तो वो कह रहा है कि वो बिजनेस उनका बांग्लादेश वाला काफ़ी रेजिलिएंट है। यहाँ पे खट्टी बात ये है कि इवन दो रेवेन्यू अच्छा ग्रो करेगा, मार्जिन्स थोड़े से नीचे हो जाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल प्राइसेस वापस से बढ़ने चालू हो गए हैं। इसी वजह से स्टॉक जो हरे में है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आज नहीं बढ़ रहा है क्योंकि लोग सोच रहे हैं हो सकता है कि आगे जाके मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा मुश्किल रहे मैरिको के लिए। इस वजह से दोनों डाबर और मैरिको आज फोकस में, कुछ खट्टा कुछ मीठा। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये आपके लिए तस्वीर पेश की गई है। अब सवाल यही है कि अगर इन दो कंपनियों का अपडेट ऐसा दिख रहा है कि अब बाकी कंपनियों की तरफ से भी इसी तरह की पिक्चर पोस्ट होती हुई दिखाई देगी। हमारे साथ इसी पर और जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं शेयर खान बाय BNP पारिबा के कौस्तभ पावस्कर। कौस्तभ, स्वागत है आपका। नंबर्स मंगलम हमें बता ही रहे थे कि किस तरह की तस्वीर, कहाँ पर कुछ चीज़ अच्छी मीठी लग रही है और कहाँ पर दरअसल पेन है। ये बताइए, ये पेन क्या बाकी कंपनियों के लिए भी एज इट इज आता हुआ दिखाई दे सकता है या फिर ये यूनिक केस है डाबर के केस में? देखिए, अगर हम दोनों कंपनीज के कमेंट्री अगर ठीक से पढ़ेंगे तो दोनों कंपनी ने कहा है कि डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा है। हालांकि रूरल ग्रोथ was better in this quarter compared to the urban growth. So demand perspective से things are improving. डाबर के लिए दो स्पेसिफिक रीजन, जैसे मंगलम ने कहा कि एक तो इन्वेंटरी करेक्शन हो रहा है जीटी एंड पे क्योंकि जीटी का आरओआई इंप्रूव करने की कोशिश, हालांकि ये अगर हम देखेंगे काफी सारी कंपनीज ये प्रोसेस फॉलो कर रही है और एक आध क्वार्टर का ये हम देखेंगे और उसके बाद थिंग्स इंप्रूव होगी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि अक्टूबर से उन्होंने देखा है कि रेवेन्यूज जो ग्रोथ है वो इंप्रूव होती जा रही है। सेकेंड मेजर इम्पैक्ट था वो बिकॉज ऑफ दी हायर मॉनसून्स एंड फ्लड के कारण आउट ऑफ होम कंजम्पशन पे इम्पैक्ट हुआ। तो आई थिंक जो कंपनीज बेवरेजेस है, स्नैकिंग कैटेगरी में थोड़ा बहुत वहां पे इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस floods and ये higher monsoon, but overall अगर हम देखेंगे डिमांड इंप्रूव होती जा रही है जिसका फायदा कंपनीज को आगे के क्वार्टर्स में आएगा। इनफैक्ट मैरिको ने तो कहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर्स सेकंड हाफ में वो डबल डिजिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करे। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ मोमेंटम है तो वो कंटिन्यू रहेगा। मार्जिन्स पे मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी क्रूड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, कोपरा प्राइसेस बढ़े हैं, वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, तो कुछ कंपनीज के लिए मार्जिन्स पे इम्पैक्ट दिखेगा। और जिस तरीके से कंपनी का उन्होंने एक स्टांस मेंटेन किया है कि अभी नियर टर्म में फोकस रहेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ हम इंप्रूव करें, धीरे धीरे मार्जिन्स के ऊपर फिर ध्यान उनका बढ़ेगा, बट नियर टर्म में फोकस मेन ये रहेगा कि द लार्ज फोकस वुड बी ऑन इंप्रूविंग द वॉल्यूम ग्रोथ बिकॉज डिमांड इंप्रूव होते हुए दिख रही है। तो क्यों ना हम वॉल्यूम ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करें और मार्जिन्स फिर धीरे धीरे आ ही जाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है। तो आई गेस ये स्पेसिफिक जो इम्पैक्ट है वो डाबर के लिए रहेगा। बाकी कंपनीज के लिए हम देखेंगे कि लो टू मिड सिंगल डिजिट काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। ओके कौस्तभ, मैं इनफैक्ट इन चीज़ों पे यानी वॉल्यूम्स की पिक्चर आपने ड्रॉ कर दी और NIM से आपने कहा कि लाइकली टू भी प्रेशर में रहेंगे। मैं अल्टीमेटली इन वेरिएबल्स से पहले एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था। अगर आप लास्ट लगभग 4 महीने से देखें ना कौस्तभ, बाज़ार जब जब क्रैक हुआ है तब
एफएमसीजी ने आके बाजार को सिक्योर किया है। हर इंस्टेंस पे देखिए एचयूएल, आईटीसी, डाबर, मैरिको, कोलगेट सब ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। I mean, considering all variables, cost pressures, advertisement expenses, volumes, margins, अभी आपको FMCG में स्कोप ऑफ बाइंग नज़र कहाँ पे आ रहा है? अब मैरिको को कंसिडर करें, डाबर को कंसिडर करें, आईटीसी को कंसिडर करें, एचयूएल को, या फिर ये क्वार्टर क्योंकि क्रूड प्राइसेस सब्सटेंशियली लोअर रहे थे, आप एशियन पेंट्स या पिडिलाइट पर फोकस करें, किन क्लास ऑफ स्टॉक्स को विद इन एफएमसीजी चेज करना चाहिए इस वक्त? देखिए हमारे मुताबिक जो कंपनीज जिनमें ग्रोथ एवेन्यूज काफी अच्छे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और वैल्यूएशंस रिलेटिवली मच मच बेटर है, उन कंपनीज को हमने फोकस करना चाहिए। जैसे अगर हम लार्ज कैप्स में देखेंगे, हमें लग रहा है कि एचयूएल, आईटीसी ये दोनों स्टॉक्स ये लेवल पे अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट आईटीसी अगर हम देखेंगे वैल्यूएशंस आर मच मच एट अ डिस्काउंट कंपेयर टू अदर लार्ज कैप स्टॉक। एचयूएल अगर हम बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि अगर रूरल में अच्छी रिकवरी आती है यहाँ से भी, तो मुझे लग रहा है कि एचयूएल, डाबर ये सब कंपनीज को आगे चल के फायदा होगा अगर डिमांड एनवायरनमेंट ऐसे ही बरकरार रहता है तो। मार्जिन्स पे थोड़े बहुत प्रेशर हो सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि नियर टर्म में फोकस रहेगा कि हम वॉल्यूम ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, हम रेवेन्यू ग्रोथ की जो विजिबिलिटी वो कैसे इंप्रूव करें और उसके बाद फिर मार्जिन्स पे फोकस करें। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज की ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है नियर टर्म में। तो एचयूएल, आईटीसी लार्ज कैप्स में, डाबर अगर यहाँ से करेक्ट होता है, मुझे लग रहा है कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज डाबर मुझे लग रहा है कि नियर टू मीडियम टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा। उनका पोर्टफोलियो भी काफी स्ट्रांग है, काफी सारे सेगमेंट्स में वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। बेवरेजेस इज द ओनली कैटेगरी जहां पे उनको फिलहाल दिक्कत हो रही है। मतलब क्वार्टर वन में भी जो इम्पैक्ट हुआ था, इट वाज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम जो उनके पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट हुआ। Q2 में वो कह रहे हैं कि ज्यादा बारिश और फ्लड्स के कारण इम्पैक्ट हुआ। तो अगर हम वेदर जो वैगरीज है उसको अगर हम बाजू में रखेंगे तो आई थिंक ये पोर्टफोलियो भी अच्छा रिकवर कर सकता है। फेस्टिव्स में बेवरेजेस पे काफी अच्छा ग्रोथ है। बाकी के उनके जो जैसे मसाले हो या इंटरनेशनल बिजनेस हो अच्छा कर रहा है। इमामी एक अच्छा स्टॉक है जो रूरल पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर थिंग्स इंप्रूव हो जाते हैं तो अच्छा करेगा। छोटे जो कंपनीज है, आई थिंक उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू लार्ज पीयर्स पिछले 4-5 क्वार्टर में, जिसमें ज्योति लैब्स है, बेक्टर फूड्स है, जो कंपनीज है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मुझे लगा कि ये कंपनीज को हम देख सकते हैं। रैडिको खेतान है जो अल्कोहलिक बेवरेज में अच्छा कर रही है, उनका प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटजी काफी वर्कआउट कर रहा है। तो आई थिंक ये सब जो सिलेक्टिव स्टॉक्स है मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छा करेंगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और जो ये करेक्शन है, आई थिंक दैट कैन बी अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू दिस स्टॉक्स, बिकॉज जो मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ये सब कंपनीज के काफी अच्छे हैं। एक क्विकली मैं एशियन पेंट पर आपसे एक शॉर्ट टेक लेना चाहती हूँ कौस्तभ। एक तो कच्चे तेल में जो उबाल आया है वो, दूसरा मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि शायद डिमांड ऑफ टेक इतनी अच्छी रही ही नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपका क्या कॉल रहेगा और ग्राउंड रिपोर्ट आपकी क्या कहती है? देखिए डिमांड ऑफ टेक जो है वो सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेड है कि अच्छा रहेगा, बिकॉज जैसे हमने देखा कि मॉनसून ये बार काफी अच्छी हुई है, तो एक्सपेक्टेशन है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा रहेगा और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रूरल कंजम्पशन पे रहेगा। तो सेकेंड हाफ मुझे लग रहा है विल बी मच मच बेटर कंपेयर टू H1 इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और इनफैक्ट मैरिको ने भी अपने रिलीज में ये कहा है कि सेकेंड हाफ में उनकी ग्रोथ बेटर यहाँ से भी बेटर होगी, डबल डिजिट में होगी। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहेगा, प्राइसिंग का इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज जैसे जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, कंपनीज धीरे धीरे करके अपने प्राइसेस इंक्रीज करें, तो वो एक रियलाइजेशन जो ग्रोथ है वो भी दिखेगी। तो ओवरऑल ये कंपनीज डबल डिजिट ग्रोथ ले सकती। ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल प्राइस जो अगर हम देख रहे हैं, जैसे ये ग्लोबल इम्पैक्ट है, क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल अपना कोबरा प्राइसेस और अदर वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस अगर यहाँ से भी बढ़ते तो ऑब्वियसली नियर टर्म मार्जिन पे इम्पैक्ट रहेगा और जो बॉटम लाइन ग्रोथ रहेगी वो मे बी रेवेन्यू ग्रोथ से कम रहेगी। बट
ये वी नीड टू वेट एंड वॉच कि कैसे सिनेरियो बिल्डअप होता है क्वार्टर्स, बट फ्रॉम द रेवेन्यू ग्रोथ पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी सेकेंड हाफ वुड बी मच बेटर कंपेयर टू व्हाट H1 इज। बहुत शुक्रिया कौस्तभ हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो कौस्तभ आपको एग्जैक्टली बताते हुए पेन पॉइंट्स क्या हैं, लेकिन होपफुली सेकंड हाफ बेहतर रहेगा। तो आज दूसरे कारणों की वजह से भी और थोड़ी सी खराब आउटलुक की वजह से ये पूरा सिलसिला गिरावट का बढ़ चुका है। चलिए फटाफट से चार का चौका का सीक्वेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर बात करेंगे कि यहाँ पर कौन से नए ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। वैसे 2:50 हो गए हैं और ज़्यादा कुछ बदलाव मार्केट के हाल में दिखा नहीं है। शिल्पा जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन, प्रशांत सावंत जुड़ गए हैं तो उनसे एफनो का सुपरस्टार समझेंगे। अमित से जानेंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत हैं। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं इस समय। शिल्पा जी बताइए सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल हर्षदा जी, सस्ता ऑप्शन जो रहेगा वो अगेन सेल की तरफ ही रहेगा, तो पुट ऑप्शंस है। HDFC AMC ने अगेन फ्रेश ब्रेकडाउन दिया हुआ है 4300 के नीचे। यहाँ पे इसके इवेंचुअल टारगेट्स टुवर्ड्स 4100 4000 भी हो सकते हैं इस गिरावट में। तो यहाँ पे हम लोग 4200 का पुट जो रफली 112-13 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 90 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 142 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये 180 तक के भी जा सकता है। तो यहाँ पे HDFC AMC 4200 पुट। ओके, HDFC AMC 4800 की पुट ऑप्शन, 4200 की पुट ऑप्शन माफ कीजिएगा। अच्छा चलते हैं अब अगले ट्रेड के लिए। यहाँ पे पहला सस्ता ऑप्शन ट्रेड हो गया। अब चलते हैं प्रशांत जी के पास आज का एफएन सुपरस्टार पिक करने के लिए। प्रशांत जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून द पैनल। तो यहाँ पे मुझे LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स पिकअप नहीं हुए, बट मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा। ऑलमोस्ट 640 640 पे ट्रेड हो रहा है। आज के हाई के ऊपर 655 पे स्टॉप लॉस रखेंगे। स्पॉट प्राइसेस है सारे 655। यहाँ से टारगेट मेरा होगा 610 610 का। ये फिलहाल आपके लिए एफनो का सुपरस्टार LIC हाउसिंग फाइनेंस। आई थिंक LIC हाउसिंग फाइनेंस सुबह में रचना जी ने 640 का टारगेट दिया, वो अचीव हुआ। मानस ने भी इस कार्यक्रम की शुरुआत में सेल कॉल दिया और अब प्रशांत भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बिकवाली ही करनी चाहिए। अमित आपका क्या ट्रेड रहेगा चार्ट का चमत्कार? जी मैम 2 बजे शॉर्ट ट्रेड दिया था, अब मैं लॉन्ग ट्रेड के साथ जाऊंगा, ITC के साथ जाऊंगा। यहाँ स्ट्रक्चर अनअफेक्टेड है और आज के सत्र में भी देखा कि नीचे के लेवल से एक अच्छी बाइंग देखी है। तो थोड़ा सा भी अगर निफ्टी स्टेबलाइज होता है या एक डेड कैट बाउंस देता है टुमारो, देन इट विल बी क्वाइट पॉजिटिव। 508 का स्टॉप लॉस रहेगा और 524 के टारगेट्स रहेंगे ITC के। ओके तो ये ट्रेड्स फिलहाल आपके लिए। अच्छा मिड कैप फंडा धर्मेश से संपर्क टूट गया, इसीलिए हम वो ट्रेड अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो आपके लिए ट्रेड्स आए हैं वो आपके सामने एक बार फिर मैं रख रही हूँ। HDFC AMC 4200 का पुट लेकर चले, इस समय 113 पर है। 140 180 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। शिल्पा का पिक है। अगला पिक जो आया वो इनफैक्ट प्रशांत सावंत का LIC हाउसिंग फाइनेंस 610 के लिए एक मौका, शॉर्ट का 655 का स्टॉप लॉस। और अब अमित कह रहे थोड़ा सा कॉन्ट्रा रहिएगा, एक मौका इस गिरावट में खरीदारी का भी उठाया जा सकता है। ITC बाय साइड का ट्रेड है, 524 का यहाँ पर टारगेट बन रहा है। ये है आपके लिए इस समय का हाल। जय, और वो कहते थे अभी कुछ देर में हम एक देखिए आज की इस गिरावट पे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा सरोकार ग्लोबल मार्केट से है, जियोपॉलिटिकल आई थिंक क्राइसिस जो है उससे है, तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल निफ्टी करीब 25 to 60 पे गिरावट, ऐसा नहीं कि पुल बैक आया है, बट थमी है थोड़ी सी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक ब्रेक पे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कम से कम ब्रेक पे जाएं तो ये लेवल बना रहे। एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी थोड़ा सा पॉज लिया है इसने, जो इंट्राडे गिरावट थी उसमें मतलब आई थिंक वो अरेस्ट हुई एटलीस्ट। और आज बिग मार्केट वाइस कड़ी में अब हम चलते हैं इस वक्त अनिरुद्ध गर्ग जी के पास, उनसे करेंगे बातचीत। पार्ट एंड हेड ऑफ रिसर्च इन्वेस्ट PMS के हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। और अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मतलब
बड़े दिनों के बाद, मतलब ये पिछले 3 सेशन ऐसे रहे जब बाजार क्रैक होके नीचे सेटल हुआ है। इससे पहले की आई थिंक इतनी बड़ी जो गिरावट थी उसमें आपने देखा होगा, एक दिन तो बजट का दिन और उसके बाद उससे पहले आई थिंक चुनाव के जब नतीजे आए थे, बाजार क्रैक हुआ था। लेकिन सेकेंड हाफ की थीम ये थी कि बाजार ने पुल बैक भी दिया था, बायर भी नजर विजिबल थे उस पर। और ये जो 2-3 दिन की इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग रही एफआईएस की, इसमें एक चीज़ ये भी थी लॉजिकल अनिरुद्ध जी, कि बहुत हद तक बाजार नीचे सेटल हुआ। क्या अंतर नज़र आ रहा है आपको पिछले बार से इस बार के, और क्या ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो है वो वाकई थोड़े से और इस बार आपको गंभीर होती हुई नज़र आ रही है, जो कि थोड़े से इक्विटी मार्केट के लिए जो डायनेमिक्स है उनको ख़राब करेगी कुछ समय के लिए एटलीस्ट? नमस्कार वीरू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वीरू जी, जब हमने लास्ट बात करी थी, मैं अभी बाई चांस मेरी टीम ने मुझे वो इंटरव्यू दिखाया, वो 27 जून का था और मार्केट 24,000 पे थी। तो उस टाइम पे आपने मेरे से ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि मार्केट में और तेजी कैसी लगती है, तो मैंने बोला था कि 10% की तेजी हमें यहाँ से आगे लगती है, जो कि 26,300 साढ़े 300 के लेवल तक अचीव हुई। वीरू जी, अब जो फर्क, ये मैंने क्यों बोला, मैं फर्क बताना चाहता हूँ कि मार्केट में क्या आया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वेस्टेड पीएमएस में ये बिलीव करते हैं कि कोई भी डिसीजन जो आपको गुड न्यूज या बैड न्यूज पे लेना पड़े, वो जनरली आपके फेवर में वर्कआउट नहीं करता, बिकॉज मास जो हर्ट साइकोलॉजी है वो भी उसी तरह से बिहेव करती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई गिरावट जो कि स्टार्टिंग में ही बैड न्यूज से मिल रही है, अब वॉर है, अगर वॉर है तो वो सबके लिए है, सबको दिख रही है, इट इज नॉट कमिंग एज अ सरप्राइज अंटिल एंड अनलेस इट एस्केलेट्स इनटू समथिंग वेरी वेरी हॉरिफिक। अच्छा अनिरुद्ध मुझे जी, लगता है कि मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूँगा, मैं आपको कुछ सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा यहाँ पे। मैं आपसे बातचीत करूँगा, अभी समय हमारे पे बहुत है, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे भी बातचीत करेंगे यहाँ से। और हमारे साथ इस वक्त एलारा कैपिटल के वीसी एंड सीईओ श्री राज भट्ट मौजूद हैं इस वक्त। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और काफ़ी समय से आपसे बात नहीं हुई। वो कहते हैं ना कि दौर अच्छा था, मैंने खूब लुत्फ उठाए, पर जब कदम लड़खड़ाए तो आप याद आए। थैंक यू। आज ये जो पैनिक है सर वर्ल्ड वाइड, अगर आप इस वक्त एशियन मार्केट्स को देखें, इंडिया को देखें स्पेशली, इसका बड़ा कारण आप समझते क्या है? पिछले 2-3 महीने से इंडियन मार्केट्स को एफआईएस ने बहुत स्ट्रांगली चेज किया था, सडनली आप क्या तब्दीली देख रहे हैं इस वक्त? मेन चेंज तो जियोपॉलिटिक्स, यू नो द रिस्क नाउ इन द मार्केट, द रिस्क प्रीमियम, देयर इज नो रिस्क प्रीमियम फॉर द जियोपॉलिटिक्स रिस्क। वी हैव वॉर इन मिडिल ईस्ट व्हिच कैन escalate. So that's one of the main risks, I think. And also, I think we get too much liquidity has been chasing the market. I think corrections are good anyway, because I still feel the valuations are rich. So I think today's 2% correction is not a panic situation right now. And of course, also money from a FI point of view, China is looking attractive now. So a lot of money going to China. ओके, तो सर ये क्रम क्या जो चाइनीज़ मार्केट को, चाइनीज़ इक्विटी को चेस करने का काफ़ी समय तक परसिस्ट करेगा? लास्ट ईयर भी 23-22 में ये एक ऐसा फेज था कि इंडियन मार्केट साइडवेज रहे थे और चाइनीज़ मार्केट में और बाकी अगर आप देखें एशियन पीएस पे पैसा काफ़ी गया था। क्या ये फेज कुछ समय तक परसिस्ट कर सकता है आपके मुताबिक? क्या इंडिया इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है? See, if I remember correctly, India is trading in multiple of 25, which is historically high. Even S&P 500 trading at PE of 28, 29. China has been underperforming for a long time, and the valuations are very, very attractive. There's always a discount because of the, we have a communist government, and there's a conflict with the West. But in terms of valuations, they're very attractive. That's why we had such a big rally in China. In I think last 1 week we had some 30% ups. Index went up by 25-30%. It's a huge run, and so money is definitely coming into China, and some money will take off the table from India. I'm just assuming we also of course invest in China. It's not that we don't through ADRs. And on any top companies in China, if you look at Baidu, Alibaba, JD.com, valuations are so cheap. It's incredible.
तो भट्ट साहब, क्या ऐसा आप लोगों ने भी किया है कि भारत में प्रॉफिट बुक करके चाइना में पैसा लगाया है, और आज की बिकवाली क्या प्राइमरीली ईटीएफ्स की तरफ से ये रीबैलेंसिंग या रीशफलिंग हो रहा है फंड्स के एलोकेशन का? पार्टली यस, हम तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में है वी हैव मोर स्ट्रेटेजिक फंड्स वी इन्वेस्ट, बट प्रॉप मनी व्हाट वी इन्वेस्ट वी डेफिनेटली पुटिंग मनी इन ब्राजील एंड चाइना because those markets are very, very attractive in terms of valuations. It's unbelievable. And we've been doing it for the last 1.5 years, you know. So obviously we want money initially, but now everybody is making money in China. So partly people are balancing their portfolio, maybe they're booking profits in India, moving some money on Chinese ETFs, and but I think it's the correction is healthy, it's good. I mean, market can't go in one direction. And the correction will, I mean, it's happening here also. There is nervousness about the valuations. I mean, whether it's US or Europe, US particularly. We had phenomenal run. I mean, we haven't seen the bear market for a long time. I don't know. I have stopped calling now because so much liquidity in the market everywhere. People, it's a momentum play, and you don't want to, if you don't invest, then you regret 2 years later, वो ऑफ कोर्स कई सारे लोगों के साथ हुआ है और कई रिटेल निवेशकों के साथ तो ये हुआ ही है। भट्ट साहब, आपने कहा आपका भारतीय बाजारों में भी अच्छा खासा पैसा कमिटेड है। इस गिरावट में फिर क्या कुछ आप लोग आइडियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहां पर नया पैसा लगाया जाए, और अगर आप वैल्यूएशन में और करेक्शन चाहते हैं तो रफली कितना और करेक्शन देखना चाहेंगे नया पैसा कमिट करने के लिए? देखिए, आई डोंट लुक आफ्टर माय फंड्स, माय फंड मैनेजर, वन ऑफ देम सिट्स इन इंडिया. They decide the allocations. I have no say in this. I only get involved in our prop investments basically, and we have some investments in India, which we had taken, and that prop investment will continue. And we are light on India, I can say, on prop, and we are very high on China, follows by Brazil. And we. Okay. ठीक है सर. इनफैक्ट राज सर, जो आपने बात की ना, यू आर वेरी हाई ऑन चाइना. एज यू आर सेइंग, यू आर वेरी हाई ऑन चाइना. सर, चाइना जो है एक चीज़ और क्रिएट कर रहा है, दैट आई थिंक क्रिएटिंग ए बज़ विद इन मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस, कमोडिटीज. आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये 2-3 स्पेस जो है, आईटी, केमिकल्स एंड मेटल्स, ये ग्लोबल मार्केट्स इनका एक सरोकार होता है. मेटल्स पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? चाइना का जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है is 32%. Just to give you a perspective, इंडिया का 2.87% है, यूएस का 15%. So China is global manufacturing is twice the size of US. So all the metal prices depend on what's happening in China, not so rest of the world. So China is now coming out with stimulus packages, and so metals, there you see some rally in metal prices. And hopefully, this time they will persist and continue this liquidity drive. They also created now equity stabilization fund. I don't know whether you saw the news, $110 billion. So they are doing everything to spur the economy, and I hope it continues. So metal will see some rally because of China. ओके राज सर, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे. अगर आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो करिएगा, आप स्किप भी कर सकते हैं. वन मोर आई थिंक कमोडिटीज है, इनफैक्ट मतलब कमोडिटी स्पेस में, दैट्स केमिकल, जो कि पोस्ट कोविड बहुत स्ट्रॉन्ग आई थिंक पैसा बना के गया था. केमिकल्स पे आपकी नज़र है क्या इस वक्त? हाँ, मेरे ख्याल से केमिकल में रैली इज ओवरड्यू. मतलब हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंड आई थिंक टाइम इज टर्निंग. द कंपनीज आई एम टॉकिंग टू इन इंडिया पर्टिकुलरली, and we have some global players in India like UPL. So they all say that tide is turning now. We went through a difficult phase for last 2 years, and I think so. We are positive on chemicals now. Okay, बहुत शुक्रिया सर. बहुत आपने एकदम बिना किसी, अगर आप देखें, किसी हेजिटेशन के हर बात कही यहाँ पे. इस वक्त चाइना अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, और कमोडिटीज़ में अगर आप देखें, मेटल्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है, केमिकल्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है. बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस शॉर्ट नोटिस पे इस डिस्कशन में आज शामिल होने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया.
अनुराग जी, माफ़ी चाहूँगा, एक वार्तालाप हमें राज जी से करनी थी और आपके पेशेंस की सराहना करता हूँ मैं। एक बार फिर से आपसे बातचीत शुरू करते हैं। अब इस गिरावट को आप कैसे रीड कर रहे हैं, एक बार फिर से अपना प्रश्न मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा, और ये कब तक चलेगी, इसका क्रम क्या रह सकता है? अब अपने आप को, अपनी लिक्विडिटी को आप कैसे प्लेस करेंगे अगले 1-2 महीने के लिए, इस पर आपकी राय है? वीरेंद्र जी, देखिए मेन क्या, जब मोदी सरकार वापस आई, जो वहां पे करेक्शन आई, और इस करेक्शन में डिफरेंस क्या है कि वहां पे मार्केट का एक अहम हिस्सा था जो चला नहीं था, दैट वाज द लार्ज कैप्स। अब वो लार्ज कैप्स भी पिछले, अगर हम जुलाई ऑनवर्ड्स देखें, मिड जुलाई ऑनवर्ड्स में एक इवेंट हुआ जहां पे जो लीडर्स थे इस बुल मार्केट के, स्पेशली जैसे कैपिटल गुड्स, या फिर आप बोल सकते हैं डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको मार्केट ने छोड़ दिया फॉर अ करेक्शन। एंड जो लार्ज कैप्स थे या डिफेंसिव्स थे, मार्केट का जो फोकस था शिफ्ट हुआ वहां, इस साइड पे। दिस क्लियरली शोज व्हेन यू, जब आप लीडर्स को छोड़ देते हैं और डिफेंसिव्स को पिकअप करने लग जाते हैं, कि मार्केट अब अपने आप को एक मंदी की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहा है। अब इस हमारा मार्केट का बेयर मिनिमम टारगेट 26,300 था, जब हमें लगता था कि लार्ज कैप्स ने अपना एक लेवल, ये टारगेट बड़ा सिंपल है सर, इसको इलियट वेव थ्योरी के थ्रू जो 7,500 से 18,600 तक हम वेव 1 में चले, और उसके बाद 15,200 से सेम अगर हम पॉइंट्स ऐड करते हैं तो 26,300 बनता है। वर्ल्ड ओवर बड़ा माना हुआ टारगेट है, और ये टारगेट 26,300 का इंडियन मार्केट्स पूरा करके आई हैं। क्या उससे ऊपर नहीं जा सकती? जरूर जा सकती हैं, और हमें अभी भी लगता है कि उससे ऊपर जाएंगी, बिकॉज ये एक बहुत ऑब्वियस टारगेट हो जाता है। लेकिन मार्केट्स ने अपना जो ब्रॉडर कैरेक्टर है, ब्रॉडर स्ट्रेंथ है, जो लीडर्स हैं उनको छोड़ दिया है। धीरे धीरे मार्केट्स में जो लिक्विडिटी को हम लेके चल रहे हैं कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, वो लिक्विडिटी अब सक इन हो रही है, बड़े आईपीओज आने वाले हैं। मैं एक कंपनी को देख रहा था जिसको हमने बहुत नीचे से ओन किया, जब जुलाई से कंपनी चली तो 26 तो टोटल 10,000 करोड़ की थी। आज अगर गवर्नमेंट उसका 10% हिस्सा बेच के अपने नॉर्म्स में वापस आती है तो 10,000 करोड़ चाहिए, मतलब द कंपनी हैज ग्रोन 10 टाइम्स। तो लिक्विडिटी मुझे लगता है मार्केट में जितनी भी होगी वो सक इन हो जाएगी, बट समवेयर यस, द मार्केट का जो करेक्टर था पिछले फॉल से अब तक, जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि क्या चेंज है, हाँ करेक्टर में जरूर चेंज आया है। लीडर्स ने जवाब दे चुका है, मार्केट में पार्टिसिपेशन रिटेल की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और थोड़ी एक्सपेक्टेशंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है मार्केट से एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लासेस। एंड आई बिलीव इक्विटी मार्केट्स ऑलवेज हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम उनको रिटर्न टू मीन्स करना पड़ता है टू सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट। तो वैसा ही कुछ मार्केट में देखने को मिल रहा है। हाँ, पर अगर आप 3 साल की एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं तो इंडियन मार्केट्स आई स्टिल बिलीव आर वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस टू बी। चाइना में तो हम पैसा लगा नहीं सकते हैं, तो वो हमारे लिए आउट ऑफ क्वेश्चन है, और लगाने को मिले तो भी हम, मुझे लगता है कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भाव भगवान है। हम 2008 से 2008 में मैं था मार्केट में 2250 का लो लगा था निफ्टी का, आज हम 25,000 पे हैं, और चाइनीज मार्केट ऑलमोस्ट वहीं कहीं घूम रही है। तो सिंपली मुझे ये लगता है कि इंडियन मार्केट्स में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन होना चाहिए, थोड़ा डिफेंसिव्स के अगेंस्ट की तरफ, सॉरी डिफेंसिव्स की तरफ आपकी इंक्लिनेशन ज्यादा होनी चाहिए। और ज्यादातर मार्केट्स में ये देखा गया है कि जब जो सिग्नल्स नीचे, जैसे ब्रेकआउट्स, बहुत सारे लोग ब्रेकआउट्स से पे स्टॉक्स खरीदते हैं, जो सिग्नल्स नीचे आपको एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी देते हैं, वही सिग्नल्स ऊपर आके एक्सपेंसिव मार्केट्स में आपको कहीं ना कहीं एक फॉल्स सिग्नल्स देते हैं। तो थोड़ा सा टाइम ऑफ कॉशन, बहुत पैसा कमाया पिछले 2 साल में, इस पैसे को कहीं ना कहीं कंजर्व करने की जो कोशिश है वो करी जानी चाहिए। अब अनिरुद्ध, इस समय लेकिन आज आपने क्या किया? आपने कुछ खरीदा है या फिर मार्केट को सेटल होने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं मैम, तो हमने कुछ भी अभी खरीदा नहीं है। हमारा एक शिफ्ट चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, टुवर्ड्स डिफेंसिव, दैट इज गोइंग ऑन फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। एंड ऐसा मुझे नहीं लगता कि मार्केट ने आज कोई बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप्स आज आपको एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप्स बड़े अच्छे भाव पे मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लार्ज कैप्स में, निफ्टी में पर्टिकुलरली, उसके हाई से डाउन साइड देखें इन पर्टिकुलर मार्केट कंडीशंस में, तो मुझे नहीं लगता कि 17-18 से 20% से ज्यादा की होगी, जैसे जो अक्टूबर 2021 से लेके जून जुलाई 2022 तक आई थी, उससे ज्यादा मार्केट में डाउनफॉल है नहीं, क्योंकि हमारा मार्केट जो हमारा निफ्टी है
ये वो पुराना वाला निफ्टी नहीं रहा है अब जो 30% टूट जाता है। दिस निफ्टी इज नाउ वेरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बैंक्स के अंदर, फाइनेंशियल्स के अंदर, आपके एफएमसीजी, आईटी। तो एक बहुत अच्छा हमारा इंडेक्स है। तो जब भी इस इंडेक्स में आपको मिले अच्छा मौका मिले, तो आपको जैसे आज 2% निफ्टी डाउन है, तो अगर कुछ लेना हो तो आज मैं निफ्टी जरूर निफ्टी ईटीएफ लेने की कोशिश करूंगा। ओके, आप निफ्टी ईटीएफ पर फोकस करना चाहेंगे। आपने कहा आप डिफेंसिव्स पर ध्यान दे रहे हैं। हम कुछ देर पहले डिफेंसिव्स की बात कर रहे थे, स्पेशली एफएमसीजी कंपनियां, और वहां पर भी एक अच्छा खासा स्लाइस देखने को मिला है आफ्टर द अबर्स। आप कह सकते हैं थोड़ा सा मिक्स्ड बैग Q2 का अपडेट, या फिर जो थोड़ी सी वार्निंग आई है मार्जिन्स को लेकर। डिफेंसिव्स में आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट क्या देता है? मैम, मेरे पास डिफेंसिव्स की 13 कंपनियां हैं। जब भी मुझे मार्केट महंगा लगता है, ये आज से नहीं है, ये पिछले 15 साल से महंगे मार्केट में हम वो 13 कंपनियां लेते हैं जिनके नाम हम सब जानते हैं। एग्जाम्पल देने के लिए, समवेयर ऑफ द एग्जाम्पल्स लाइक आईटीसी, लिवर, ये कंपनीज के साथ फायदा सिर्फ ये है। सबसे अच्छा फायदा क्या है? एक तो आपको इन्फ्लेशन एडेड ग्रोथ ये देती है। दूसरी चीज ये है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट कंपनी। हम कंपनी पे फोकस करते हैं इन द लॉन्ग रन, जो हमें करना चाहिए, बट whenever the markets are expensive, और वैल्यू एंड ग्रोथ का जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली जब डिफेंसिव्स में शिफ्ट होता है ड्यूरिंग अ मार्केट क्रैश, तो इन ये मार्केट्स को कुशन देती हैं। मैं आपको एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। 2008 में हमने ये देखा, जब निफ्टी 66% का क्रैश आया था, ये कंपनीज जो डिफेंसिव्स हैं इनमें सिर्फ 20 या 21% का क्रैश आया था। तो दिस इज व्हाट डिफेंसिव्स प्रोवाइड यू इन एन एक्सपेंसिव मार्केट। तो अगर आपको लगता है मार्केट एक्सपेंसिव हो रहा है, तो धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो का कन्वर्जन डिफेंसिव्स की तरफ थोड़ा सा होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। इनफैक्ट मैं आज ही ना सुबह सुबह एक कॉलर शो कर रहा था, और उसमें मुझे एक बात फील हुई, अनिरुद्ध जी आप यकीन मानिए, कि पीएसयूज़ में रिटेल बहुत बड़ी तरीके से ट्रैप है इस वक्त। मैं मतलब 5 सवाल आए कभी कम से कम पीएसयूज़ को लेकर। पीएसयूज़ का मोमेंटम तो लूज भी हुआ, और अब अच्छी खबरों पे इन्होंने रिएक्ट करना बंद कर दिया, एंड स्पेशली डिफेंस स्पेस। पीएसयूज़ के लिए आपने क्या किया? आपके पोर्टफोलियो में क्या है? क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं आप लोग इस वक्त, या फिर आप लोग ऊपर बुक आउट करके निकल गए थे? नहीं जी, नहीं निकल पाए ऊपर बुक आउट करके। तो जो पिछले 1-1.5 महीने में हमने पीएसयूज़ में कमाया, तो वो हमें मार्केट को वापस देना पड़ा, और हमने एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट अडॉप्ट किया कि हम धीरे धीरे पीएसयू से शिफ्ट होकर डिफेंसिव्स में चले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आज की चर्चा थोड़ी मुश्किल थी, बट समय बहुत क्रिटिकल था ये, और अपना सभी सेक्टर्स पे और इंडस्ट्रीज पे आ रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, लौटते हैं इंडस्ट्रीज पे, और इट्स 25253। जब से हर्ष और मैंने आई थिंक इस कार्यक्रम को शुरू किया है, निफ्टी पिन पॉइंट यहीं पर ही है, एग्जैक्टली यहीं पर ही है, रत्ती भर 1 पैसे का अगर आप देखें मूवमेंट नहीं है। और हमने 2 बजे यही व्यू शेयर किया था कि प्लीज़ अगर आप शॉर्ट हैं तो कवर कीजिए इस पॉइंट पे। अब आते हैं ट्रेड्स पर। कल के लिए क्या कैरी करना है? देखिए, डिफ़िकल्ट फेज़ है, और अभी थोड़ा सा हमें कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है। सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। बट क्या ट्रेड लॉजिक है, समझने चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर कुछ कैरी करेंगे कल के लिए? गुड इवनिंग टू यू। मेरा दिल तो कुछ नहीं है कैरी करने का, बिल्कुल नहीं। काफी स्ट्रेस है ऑन द डाउन साइड। अगर आएगा तो एक वायलेंट रिबाउंड मिल सकता है, लेकिन भरोसा नहीं उसका। तो यहाँ पर शॉर्ट भी नहीं। आई थिंक आई गो स्किप आउट कंप्लीटली। कल देखेंगे फ्रेश लो। आज नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। खाली हाथ जाएंगे गाबा जी आज। शिल्पा जी, आपका क्या इरादा है? ट्रेड लेना है कि आप भी स्किप करना चाहेंगे? हर्षरा जी, जो बाटा का सेल कॉल है, मैं उसी पे कंटिन्यू करना चाहूंगी। जब तक 1400 के ऊपर नहीं जाता है, इसमें बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो इवेंचुअल इसमें ब्रेकडाउन काफी सीवियर है ये वाला। अगर मार्केट भी सेल की तरफ ही है, तो मुझे लगता है इसमें अच्छे खासे गेन्स आएंगे। जी, दौर इतना ख़राब है आज कि मत पूछिए। शिल्पा जी ने जूता चप्पल भी बेच दिया, कोई भी नहीं छोड़ा। मानस, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? वीरेन जी, नहीं, आज कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा बीटीएसटी के लिए। अमित जी भी देख देख के मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है यही कहने वाले हैं। अमित जी? नहीं वीरेन जी, दिक्कतें तो बहुत ज्यादा है देख के कि
ऑलरेडी इतना डाउन साइड में स्ट्रेच है कि शॉर्ट देना भी मुश्किल है और लॉन्ग का पता नहीं कल सवेरे क्या होगा। सो आई थिंक इट्स बेटर, मेरा जो 2 बजे का कॉल है HDFC AMC उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। सेम कॉल 4150 का टारगेट, 4300 का स्टॉप लॉस फ्यूचर्स के प्राइस में। HDFC AMC। रुचित, आपका क्या इरादा है? PFC को शॉर्ट साइड पे लेके जा सकते हैं। आई थिंक जैसे आज ब्रेकडाउन आया है स्टॉक में, प्रीवियस स्विंग लोज ब्रेक होने के वर्ज पर है और वॉल्यूम्स भी कैश सेगमेंट में ज्यादा है, तो जहां पे भी कैश में वॉल्यूम में सेलिंग हुई है, तो आई थिंक वहां पे अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। 480 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट पोजीशंस बना के जाए, 455 के अराउंड टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात, अब सारे ट्रेड्स हो गए आई थिंक सो, लेकिन वीरू जिस तरह की सिचुएशन है ना, आई थिंक मार्केट आपको मुझे वो फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि एक्स को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दीजिए, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। ये वही सिचुएशन में आई थिंक हमारे जानकार भी फंस गए हैं। ट्रेड दें कि नहीं दें, ये वही सिचुएशन है, बिल्कुल सिचुएशन अच्छा है। देखिए आपने ये डायलॉग जो है ना हर्षिता बहुत सटीक समय पे कहा। क्यों? जब हमें टेक्निकल्स पढ़ा जाते हैं ना, टेक्निकल्स सबसे बुरी स्थिति जानती कौन सी होती है? बिलो 20 और अबव 50। टेक्निकल्स में सबसे मुश्किल फेज होता है। आप शॉर्ट करते हुए घबराएंगे, आप लॉन्ग करते हुए घबराएंगे। मानस गलत तो नहीं कह रहा मैं? अनप्रेडिक्टेबल जोन नहीं सबसे गंभीर, बिल्कुल बिलो 20 अबव खराब 50 सिचुएशन होती है। जी, क्योंकि देखिए शॉर्ट करने में दिक्कत ये है कि ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मॉर्निंग में ही 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले ले, और लॉन्ग करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा होता है। प्रशांत का ट्रेड भी बचा है। प्रशांत बताइए, ऑक्सीजन चाहिए कि लिक्विड? जी हर्षा जी, एक्चुअली मैं 10 मिनट से वेट कर रहा था कि मैं ट्रेड दूं, क्योंकि मैंने फाइंड किया हुआ था स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज में, और ऑलमोस्ट 3080 के लेवल पे था, अभी 3064 हो चुका है। बट इसको शॉर्ट करना चाहिए, मैं स्टॉप लॉस के साथ फिडल नहीं करूंगा, वो 3125 पे ही रखेंगे, तो रिस्क ऑलमोस्ट 1.5-2% हो जाएगी। बट 3125 का SL थोड़ा पुल बैक भी मिल जाए तो ठीक है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि 2900 तक के लेवल और उसके नीचे 2850 का लेवल भी नजर आ सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है टॉप फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ रहा है, तो यहाँ बिल्कुल शॉर्ट किया जा सकता है और स्विंग लोज की तरफ ये रिविजिट कर सकता है। तो ये हुई बात गोदरेज प्रॉपर्टीज की। एक और मंदी वाला ट्रेड आ गया है। चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं क्या हम डीलिंग रूम का चेक ले रहे हैं? नहीं, उससे पहले सीमेंट कंपनियों की बात करते हैं। वैसे है हमारे पास 10 मिनट का टाइम। मॉनसून खत्म होने के साथ ही यहाँ पर नॉर्मली सीमेंट की मांग के आंकड़े आने लगते हैं, और पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे, यातिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, कि कुछ प्राइस एक्शन हो रहा है या नहीं। आज ऐसे कुछ अपडेट्स आए हैं? बिल्कुल, और देखिए आज फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में है हम लोग, और यूजुअली क्या होता है कि जब मॉनसून रिसीड होता है कहीं ना कहीं सीमेंट कंपनियां कोशिश करती है दाम बढ़ाएं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो पिकअप हो जाती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हाउसिंग डिमांड हो, चाहे वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो। आपको सीमेंट जो है वो अब बल्क में लगना शुरू हो जाती है। जो डीलर्स चेक हैं, जो सीमेंट डीलर्स से बातचीत होती है एनालिस्ट की, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये सजेस्ट कर रही हैं कि 10 से 30 रुपये प्रति 50 kg बैग अब सीमेंट के दाम बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी ये प्राइस हाइक अनाउंस हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो प्राइस हाइक हुई है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में हुई है, लगभग 30 रुपये तक, और तमिलनाडु में भी लगभग 20 रुपये प्रति बोरी जो है आपको दाम बढ़ते हुए नजर पड़े हैं। वेस्ट इंडिया की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, तो यहाँ कहीं ना कहीं 10 से 20 रुपये प्रति केजी प्रति 50 kg बैग आपको दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। और पैन इंडिया बेसिस पे एवरेज जो हाइक है वो 10 से 20 रुपये है। तो कहीं ना कहीं ये मच अवेटेड जो प्राइस हाइक है वो होती हुई नज़र पड़ी है। ब्रॉडली आप ये मान सकते हैं 4 से 5% का हाइक लिया गया है। जो सितंबर और अगस्त में हाइक हुए थे वो फिजल आउट हो गए थे। तो ये देखना होगा कि जो अक्टूबर का हाइक है ये 15 दिन में कैसे होता है रिव्यू। लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन की शुरुआत है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप होने वाली है आने वाले 2-3 महीनों में, तो कहीं ना कहीं सीमेंट के दामों में एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी फर्मनेस हो। लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन अगर आप छोटे मझौले शेयर्स देख लें तो एक्टिविटी अच्छी देखने को मिल रही है सीमेंट काउंटर्स में। तो सीमेंट काउंटर्स में अच्छी एक्टिविटी, लेकिन आज पूरे पैक में सिर्फ इंडिया सीमेंट है जो हल्की बढ़त दिखा रहा है। ये एक पॉकेट ऐसा होगा जिस पर आगे भी नजरें रहेंगी। कल भी इस पे हम बातचीत आगे ऑफ कोर्स एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन BTST ट्रेड्स आ गए हैं। यतिन देखिए, सिर्फ आई थिंक एक बाय साइड का ट्रेड था और बाकी सब शॉर्ट कॉल्स, 1 या 2 ही तेजी वाले कॉल्स आए हैं। कुछ जानकारों ने ट्रेड ही नहीं लिया। डीलिंग रूम में क्या यही मोड है? बिल्कुल टफ ट्रेड है। और देखिए जो चाइना ETF मनी जो शफल हो रहा है,
इंडिया ETF के सामने, और आपने पिछले दिनों देखा ही था कि जो चाइना का MSCI वेटेज है वो इंडिया से नीचे हो गया था। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है क्योंकि चाइना में स्टिमुलस है, वहाँ के मार्केट्स में पैसा जा रहा है। इस हाल में 2 स्टॉक्स जो डीलर्स सजेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट करने का, वहाँ सबसे पहले कोटक बैंक। ओपन इंटरेस्ट में आपने 6% की वृद्धि देखी है, फ्रेश सेलिंग देखने को मिल रही है, और डीलर्स को लगता है यहाँ STBT का ट्रेड करेंगे तो 1810 तक के टारगेट्स आपको अक्टूबर फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इंडियन होटल्स में भी डीलर्स टेक्निकली प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये भी एक काउंटर है जहाँ लोअर लेवल्स पे 660-670 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही इंडियन होटल्स और जो स्टॉक हैं स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ कोटक में डीलर्स जो है बिकवाली की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं आज। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के, इंडियन होटल्स और कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए अभी काम करते हैं, जरा निफ्टी दिखाइए स्क्रीन पर। और जैसे कि मैं अपना व्यू 2 बजे शेयर कर चुका हूँ, मैं इस लेवल पे न्यूट्रल जाऊंगा, नो शॉर्ट नो लॉन्ग। क्यों? हमने कवर क्या किया था, एग्जैक्टली पॉइंट क्या शेयर किया था सुबह। देखिए नो डाउट डिफिकल्ट था बाजार, बट लेवल टू लेवल जो बात हुई थी उससे बात करते हैं कि 231 तक जाएंगे हम। द मोमेंट यू विल ब्रीच 25,500, a sharp swing down swing towards 231 is possible। बट अगर 231 पे आपने ट्रेड किया, ट्विटर पे कुछ लोग पूछ भी रहे थे, कवर करके जाइए, यहाँ से शॉर्ट कैरी नहीं करेंगे, चाहे कल 250 पॉइंट नीचे खुले या 500 पॉइंट नीचे खुले। लॉजिक होता है। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आज 50 डे एक्सपोनेंशियल नहीं, इधर एक बार निफ्टी बैंक रखिएगा। निफ्टी बैंक 31,832 पे, यस एग्जैक्टली अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे क्लोज कर रहा है। और 5 दिन के एक्सटेंडेड सेल ऑफ के बाद एक बार के लिए यहाँ पे पॉज पॉसिबल है। तो न्यूट्रल जाएंगे, कल कोई ट्रेड लेना होगा दोबारा लेंगे। एक बार सेटअप पे आइए, आज डेरिवेटिव सेटअप। अब सेटअप क्या देखे जनाब, दाम बता रहा है कि हालत बहुत नाजुक थे। 13 लॉन्ग थे आज पूरे सिस्टम में, और करीब 5 में शॉर्ट कवरिंग थी, और शॉर्ट था करीब 126 पे, और समझ लीजिएगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग थी 37 में, प्रॉफिट टेकिंग शॉर्ट 126 पे है। अब ये दिक्कत ये है कि जो शॉर्ट वाले स्टॉक्स हैं ना, ये ज़्यादातर बैंक्स हैं। लेके आइए स्लाइड्स एक एक करके। और इस क्रम में दिग्गज बैंक्स हैं, लार्ज कैप्स हैं, उनमें अब अगर आप देखें पेन बढ़ रहा है। हालांकि ग्रैनुअल्स ये आज हमारी टीम का प्लेयर भी था, स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने। MGL, JSW स्टील, आई मीन मेटल बास्केट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी आप राजभर साहब को सुन भी रहे थे का बहुत स्ट्रॉन्ग ठीक है मेटल्स पे। टोरेंट फार्मा यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ। अगली स्लाइड में आइए जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। इस क्रम में सबसे ऊपर था पेट्रोनेट और विंडो फार्मा एक पुल बैक ट्रेड था। बाकी मैरिको अपने अपडेट के बाद, कोलगेट, टाटा स्टील आज स्ट्रॉन्ग मूव रहा। HPCL, GMR एयरपोर्ट्स, डाबर अपने अपडेट के बाद, DLF, PFC सब सिंक हुए। और आप जो क्रैक था, जो गिरावट थी, उसका क्वांटम देखिए 6.7% है। बाकी BPCL, IOC, आयशर मोटर्स, एक्साइड और एम्फेसिस और कुछ ऐसे काउंटर्स यहाँ पे पेन रहा। हम एक डिजास्टर्स क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप समझ लीजिएगा कि 25250 पे ये बड़ी गिरावट, या फिर 50 डेमा के इतना नज़दीक आप 16 अगस्त के बाद पहली बार हैं। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, मतलब इस 51,864 इस एवरेज के पास, 50 डेमा के पास आप 11 सितंबर के बाद पहली बार हैं। डेरिवेटिव बैन, आइए देखते हैं कि इस वक्त कौन बैन में जा सकता है और कौन बाहर निकल के आ सकता है। वायदा बैन में जा सकते हैं ग्रैनुअल्स। जिस तरीके की बाइंग हो रही है ग्रैनुअल्स में, इसमें कोई राय नहीं। आई मीन अब ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 124% चला जा चुकी है। मुन्नापुरम लगभग 103 और PNB 93। तो पॉसिबली अगर आप देखें ये बैन में आ सकते हैं 95% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की जोन को हिट करते हुए। तो ये है कुछ काउंटर्स। हर्षदा, आज का दिन याद रहेगा, मतलब पेन गजब था। और करीब पहले जब सुबह देखा था ना गिफ्ट निफ्टी 250 लग रहा था कि काफ़ी है, पर शाम तक आते आते लगभग आप समझ लीजिएगा कि 550। अब लग रहा है कि सुबह का दर्द कम ही था, है ना। 550 पॉइंट निफ्टी नीचे, बहुत समय बाद ऐसी गिरावट। हाँ, मुझे वीरू ये एक के बाद एक हम हाईज इतने देख चुके हैं, 1% या आधे % से ज़्यादा की गिरावट देखने के हम आदी नहीं हैं।
तो आज आपको कह सकते हैं सारी जो मेमोरी है ना वो फिर से वापस लौट कर आई है कि देखिए बाजार जब ऊपर जाता है आपको एक साइजेबल करेक्शन भी देता है। अब सवाल यही है कि क्या ये करेक्शन की शुरुआत है या आगे खींचेगा या फिर यहीं पर सिमट कर रह जाएगा। इससे पहले कि मैं वॉल पर जाऊं, मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहती हूं कि ग्लोबल मार्केट में इस समय ताजा हाल क्या है। कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि डाउ फ्यूचर्स दरअसल 150 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहे थे। वो मैं एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 130 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स 90 पॉइंट की गिरावट पर जाकर टिकेंगे और यूरोपीय बाजारों में आज गिरावट देखने को मिली है। फुट्सी को छोड़ दे, आपका कैक हो यानी कि फ्रांस का बाजार, आपका जर्मनी का मार्केट, ये सब आज बिकवाली के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन का कहीं ना कहीं ओवरहैंग बना हुआ है। अच्छा, इस बीच हम जाकर टिकेंगे 25,260 के आसपास, 25,231 के आसपास का आज का डे लो था, तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 30 पॉइंट की ही डिफरेंस है। 2% का नुकसान आज हमने देखा है निफ्टी में। निफ्टी बैंक भी गिरते गिरते 2% नीचे आता हुआ। मिड कैप इंडेक्स 2%, 2.25% का नुकसान दिखा रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2% नीचे। तो वो 2% का फैक्टर आज सभी इंडाइसेस पर हावी था और वो सेंसेक्स में भी देखने को मिला है। और ऐसे दिन मुझे याद नहीं कब हमने पहले देखे होंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव, आज नियरली 1:5 का रेशियो है। एक गिरने वाले शेयर के सामने 5 आपको टूटते हुए स्टॉक्स दिखाई दिए हैं। आपको सेक्टोरल सिचुएशन दिखाएं तो आईटी कंपनियों में दबाव था, खासा दबाव था। तो आज बेसिकली इस तरह के मार्केट में जब गिरावट आना शुरू होती, थोड़े से डिफेंसिव्स की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन आज कोई कवर नहीं मिला। गोली हर जगह लगी है। एफएमसीजी देखिएगा 900 पॉइंट के नुकसान पर, 1.25% की गिरावट यहाँ पर। 700 पॉइंट आपका निफ्टी आईटी टूटा। फार्मा में भी 120 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी, 0.5% का नॉक इधर देखा गया। तो ये वो इनफैक्ट डिफेंसिव पॉकेट्स है। लेकिन अग्रेसिव सेलिंग कहाँ हुई? कैपिटल गुड इंडेक्स देखिए, 2300 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पर। ऑयल एंड गैस में रिलायंस जैसे दिग्गज बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट वहां पर ज्यादा बिकवाली थी। 350 पॉइंट का नॉक इसने लिया। और बैंक्स तो है ही, निफ्टी बैंक जहां 1000 पॉइंट टूटा, वहीं पीएसयू बैंक इंडेक्स में 100 पॉइंट की गिरावट। सीपीएसई इंडेक्स में भी बिकवाली का दबाव। वेरी क्विकली आपके लिए लेकर आएंगे हीट मैप। मेटल्स जो थोड़ी सी शाइनिंग ग्लोरी थे इस मार्केट के, वहां पर भी प्रेशर रहा। टाटा स्टील माइल्ड पॉजिटिव, ओएनजीसी में बहुत मामूली बढ़त और जेएसडब्ल्यू स्टील में 1% की ही तेजी रहेगी। सिर्फ 3 काउंटर्स थे निफ्टी के 50 शेयरों में, बाकी 47 काउंटर्स में गिरावट देखने को मिली है। बिकवाली के दबाव के साथ हम जाकर टिक रहे हैं। बीपीसीएल 5% का नॉक, श्रीराम फाइनेंस 4.5% का नॉक, एलएनटी 4% का नॉक, रिलायंस इंडस्ट्रीज 4% का नॉक, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, ये सारे वो काउंटर्स हैं जहां पर हमने 4% तक की गिरावट आज के दिन देखी है। ना बजाज फाइनेंस संभल पाया, ना आयशर, ना मारुति, ना टाटा कंज्यूमर, टाइटन जैसे काउंटर्स, एचडीएफसी बैंक जैसे फेवरेट्स, ये सब नहीं चले हैं। सुबह में एसबीआई पर हमारी नजरें थी, कुछ देर के लिए पॉजिटिव टेरिटरी में आया, फिर इसने अपने हाथ खड़े कर दिए, बिकवाली में आया। इन्फोसिस सुबह में शायद प्रॉमिस कर रहा था संभाल लेगा, वो भी नहीं हो पाया, 1900 के नीचे का क्लोज है। तो आज के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत ही पेनफुल सत्र। ध्यान रखिएगा, आज एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट देखने को मिला। आज जो एफएनओ में बड़े रूल्स टाइट हुए हैं उसका भी शायद इम्पैक्ट आया। और ऑफ कोर्स जो बड़ी क्राइसिस है इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती टेंशन, उसका एक ओवरहैंग तो था ही। 25,266 पर हम 529 अंकों की गिरावट पर जाकर टिक रहे हैं। 2% का नुकसान और सभी इंडाइसेस आप देखेंगे तो वीरू यहाँ पर 2% का कट आज के दिन रहा। जी गुरुवार की ये पारी भारी रही, बट होता है, ये भी ज़रूरी होता है। इक्विटी मार्केट्स में अगर आप देखें जिस प्रकार का हमने बीते जून, जुलाई और अगस्त में, सितंबर में एक स्ट्रॉन्ग फेस देखा, इक्विटी का मतलब यही है, एक बुरे फेस को भी दिखना पड़ता है। और शायद जो लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, बड़े बड़े स्टॉक्स हाथ में नहीं आ रहे थे, शायद इस फेस में आए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। कल के लिए, कल शुक्रवार, दिन वैसे ही अच्छा है, सबकी मुलाकात होगी। हर्षदा की, मेरी और आशीष की आपसे सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।